आज सुनिए समकालीन हिंदी कथा जगत की स्थापित और प्रसिद्ध लेखिका मधु चतुर्वेदी की लिखी हुई एक मार्मिक और दिल को कचोट देने वाली कहानी मेरी झिल्ली, ऑडियो फॉर्मेट में। तेज़ बारिश को मैं अंधेरी रात में अकेली बैठी मुग्ध निहार रही थी। आसमान से पानी में घुलकर जाने क्या रिश्ता है जो अक्सर विचार शून्यता की स्थिति में ला देता है। देर तक चुपचाप बूंदों की झिमिर झिमिर अलसाए शोर में वर्तमान से नाता टूटा सा लगने लगता है। ऐसे उदास मौसम में भाव शून्य आँखें घनघोर बरसात को चुप निहारती रहती हैं और मस्तिष्क अतीत के गलियारों में भटकने लगता है। पिछले साल के आषाढ़ की उन बरसाती रात को मैं आज की ही तरह अकेली बैठकर चमकती बिजली और घोर बारिश का रोमांच अनुभव कर रही थी। गोद में महाश्वेता देवी का उपन्यास, हाथ में चाय का कप और चेहरे पर छिटकती बरखा की बूंदों का मज़ा लेता देख हमारी उड़िया चौकीदार की 16 वर्षीय बेटी झिल्ली ने कुछ ऐसा कह दिया कि वो शाब्दिक प्रहार अंतस तक चोट पहुंचा गया। उस सांवली दुबली पतली कमज़ोर सी लड़की का नाम भी थोड़ा अजीब था, झिल्ली। झिल्ली उड़ीसा के सुदूर पिछड़े देहात इलाके के विपन्न कृषक परिवार की किशोर वय लड़की थी। किसी भी आम भारतीय ग्रामीण या किसान परिवार के लिए कर्ज से लदी अभावों में गुजरती जिंदगी कोई अजूबा नहीं, और झिल्ली का परिवार भी इसका अपवाद नहीं था। प्रेमचंद के उपन्यास के दीनहीन कर्ज में आकंठ डूबे कृषक परिवार 21वीं सदी में भी हमारे गांवों में बसते हैं। मुझे बरसात की भयावह आक्रामकता के सौंदर्य में डूबा देख झिल्ली भी चाय का कप ले पास आ खड़ी हुई। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मुझे इस तरह की बिफरती शोर मचाती बारिश बहुत पसंद है। गार्डन की तरफ भीगते पेड़ों को उस तरफ देख झिल्ली, तुझे नहीं लग रहा है कि हम किसी जंगल में हैं? बारिश का मौसम सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। झिल्ली ने असहमति में सिर हिलाया। आंटी, आप लोग पक्के घर के साफ सुथरे बिस्तर में सूखे सोफ़ों में बैठकर बोल लेते हो बरसात का मौसम सुंदर होता है। हमारे गांव में बारिश में 2 वक्त खाना भी मिल जाए ना तो बहुत है। हमारे एक कमरे के झोपड़े में सब तरफ से पानी चूने लगता है। माँ झोपड़े के भीतर जगह जगह बर्तन रखकर मिट्टी वाले एक कमरे के घर को कीचड़ कीचड़ होने से बचाती है। क्या बताऊँ आंटी, दीवार भसक ना जाए इसलिए पूरी रात हम लोगों को दीवार से चिपक कर बैठे बैठे जागना पड़ता है। बरसात में हर साल गांव के 1-2 लोग दीवार गिरने या खेत में सांप काटने से या बिजली गिरने से नहीं तो नदी में बहकर मरते हैं। छप्पर से चूते पानी के लिए कितना भी बर्तन रखो, घर पानी पानी हो ही जाता है। मिट्टी वाली फर्श में बारिश का पानी पहुंचने से कितना कीचड़ कीचड़ होता है आप लोगों को क्या मालूम। सुबह बरसते पानी में भीगते हुए लोटा लेकर कीचड़ कीचड़ खेत की तरफ जाओ। बरसते पानी में दलदले तालाब में पैर धसाते नहाने जाओ। आपके घर के जैसा वॉशिंग मशीन में कपड़ा थोड़ी ना सूखता है। छोटे से झोपड़े के भीतर निचोड़ निचोड़ कर कपड़ा सुखाओ तो फिर चलने फिरने की जगह नहीं बचती। चूल्हे के लिए कितने भी पहले से लकड़ी सुखा कर रखो, बारिश में भीगी जाती है। गीली लकड़ी से चूल्हा जलाना कितना मुश्किल होता है आंटी, आपको क्या मालूम। पूरा झोपड़ा धुआं धुआं हो जाता है। बारिश के दिनों में ले दे कर माँ केवल चावल बना पाती है जिसको नमक से खाओ। झिल्ली द्वारा सुनाए इस पूरे प्रकरण में मेरे निर्दोष होने के बावजूद मन अपराध बोध से भर गया। मैंने सांत्वना देते हुए समझाया, बारिश ना हो तो तुम्हारे खेत में फसल भी तो नहीं होगी पगली। झिल्ली के चेहरे की व्यंग्यात्मक मुस्कान कह रही थी कि आंटी, अब आप एक कृषक सुता को बरसात की सार्थकता समझाओगी। झिल्ली ने बाहर बरसते पानी पर आंखें जमाए हुए मायूसी से कहा, वो तो जानती हूँ आंटी, लेकिन बारिश रात में नहीं होना चाहिए। अगर होए तो घर पक्का होना चाहिए, सोने के लिए खाट और एक सूखी कथरी होनी चाहिए। आंटी, हमारे घर में सीलन की बदबू भर जाती है। पूरी रात चुपचाप बैठकर बाहर अंधेरा देखते रहो। अगर हमारे यहाँ टीवी होता तो हम लोग भी देखकर वक्त गुजार लेते। झिल्ली के पिता गांव में घाटे की खेती की निरंतरता के परिणाम स्वरूप मिली घोर विपन्नताओं से तंग आकर शहर आ गए थे। पलायन कराए किसानों में व्यावसायिक कारीगरी या कुशलता के अभाव में मजदूरी या चौकीदारी 2 ही विकल्प बचते हैं।
आज से लगभग 7 या 8 साल पहले की बात है, जब हमारे घर के बाजू वाले प्लॉट में बनने जा रहे नए भवन के मालिक को भवन निर्माण सामग्री की रखवाली के लिए एक चौकीदार की आवश्यकता थी। इस भवन के ठेकेदार का गांव में रह रहे झिल्ली के पिता से किसी तरीके से संपर्क हुआ और एक किसान एक झोला पकड़े चौकीदारी करने शहर आ गया। पहली बार उस चौकीदार को हमारे घर के सामने लगे गुलमोहर की छाँव में बीड़ी पीते हुए देखा था। बाजू वाले प्लॉट में लोहे का सरिया, रेत, सीमेंट के बोरे ट्रकों से उतर चुके थे। चौकीदार के लिए कच्चा कमरा तैयार होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगने वाला था, मगर प्लॉट पर भवन निर्माण सामग्री की मौजूदगी की वजह से चौकीदार को यहाँ से हटाना मना था। मजदूरों के काम पर नहीं आने के कारण ठेकेदार ने चौकीदार को कमरा तैयार होने तक 2 या 3 दिन यूं ही पेड़ के नीचे काटने के लिए कहा। इस तरह सुबह से शाम एक ही जगह पर उसके बैठने की वजह से अनभिज्ञ मैं जब जब बालकनी पर आती, इस अनजान आदमी को घर के ठीक सामने बैठा पाती। हमारे सुनसान इलाके में जहाँ दूर दूर तक 3 या 4 घर गिनती के हैं, वहाँ सुबह 6 बजे से हमारे घर के ठीक सामने बैठे उस अजनबी को देख मुझे बेचैनी होने लगी। मई की कड़ी धूप में जब कमरे के भीतर से बाहर देखने से भी आंखें चौंधिया रही थीं, वो ग्रामीण गर्म लू के थपेड़े सहता नाम मात्र की छाँव के नीचे अपना गमछा झलता बैठा था। कभी थक कर तवे सी गर्म ज़मीन पर लेट जाता, कभी पसीना पोंछता, कभी आंखें मिचमिचाकर चिलचिलाती दोपहर के सन्नाटे में सड़क को दूर तक ताकता रहता। अब तक मेरा धैर्य जवाब दे चुका था। आखिरकार मैं गेट से बाहर निकलकर उसके सामने जा खड़ी हुई। सुबह से यहाँ क्यों बैठे हो? किसका इंतज़ार कर रहे हो? मेरे पहुँचते ही वो हड़बड़ी में उठ खड़ा हुआ। उड़िया भाषी चौकीदार के हिंदी उच्चारण में लग रहे श्रम ने उसके होंठों का आकार आवश्यकता से ज़्यादा गोल बना दिया था। हम इधर चौकीदारी करने आई हूँ। मुकान का मालिक 2-3 रोज़ में कमरा बनाकर दे देगा। अर्थात हम यहाँ चौकीदारी करने आए हैं, मकान मालिक 2 या 3 दिन में कमरा बनाकर दे देगा। सुबह से उसकी संदिग्ध उपस्थिति से परेशान हो चुकी मैं कारण पता लगते आश्वस्त हो गई। उसकी मौजूदगी की वजह से पर्दा उठने के अगले ही क्षण ये सोचकर घोर चिंता हुई कि मई की उस भीषण तापमान में उसकी ये अवस्था अगले 3 दिनों तक यथावत रहेगी। तुम रात को कहाँ सोओगे? उसने दांत निपोड़ कर झेपते हुए जवाब दिया, इधर ही सोएगा, अर्थात इधर ही सोएगा। मुझे अचंभा हुआ कि इस तरह 3-4 रातें बिना बिस्तर खुले आसमान के नीचे कैसे गुजरेंगी। चौकीदार से बात करते हुए 5 मिनट धूप में खड़े रहने से ही शरीर आग उगलती गर्मी में झुलसने लगा। रेतीली गर्म ज़मीन पर एक गमछा बिछाकर ये कैसे सो रहा है? आग के गोले में परिवर्तित हो चुके सूरज के नीचे खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। गर्म लू से आंखों में लपट सी छू रही थी। गर्मी से बचने के लिए सर पर चुन्नी लेकर मैंने दौड़ते हुए घर का गेट बंद किया। क्या इस घर के मालिक को नहीं पता कि चौकीदार गांव से यहाँ सिर्फ उसके सहारे आया है? मैंने घर में घुसते पुराने बिस्तरों के ढेर से 2 पुरानी चादर और एक तकिया निकालकर चौकीदार को बालकनी से आवाज़ दी, यहाँ आओ। चौकीदार ने बिना एक शब्द कहे बिस्तर मेरे हाथ से ले लिया। उस प्लॉट में पानी के लिए बोर भी नहीं खुदा था। चौकीदार के लिए हमारे लॉन में नहाने की सुविधा और पीने के पानी का इंतज़ाम कर दिया। एक नितांत अपरिचित व्यक्ति को अपने घर में इससे ज़्यादा प्रवेश या सुविधा देने का मेरा मन न था। चौकीदार के आने के लगभग 4 या 5 दिनों के बाद बाथरूम के आकार का तंग कमरा बनकर तैयार हो गया। छत के नाम पर टीन की 2 चादरें डाल दी गईं। कमरा क्या, एक अंधेरा दड़बा था जिसकी छत सर को छू रही थी। असल में भवन निर्माण पूरा होते ही चौकीदार का कच्चा कमरा तोड़ना होता है, इसलिए सिर्फ टांग पसार कर सोने लायक जगह को घेर कर कमरे का रूप दे दिया जाता है। जिस दिन चौकीदार का कमरा बना उसी दिन प्लॉट के ठेकेदार और इंजीनियर ने हमारे घर से 1 दिन के लिए बिजली कनेक्शन मांगने के लिए कॉल बेल बजाया। बाहर निकलने पर इंजीनियर साहब ने नम्रता से आग्रह किया, मैम, सिर्फ आज के लिए मोटर चलाने के लिए आपके यहाँ से थोड़ा सा बिजली कनेक्शन चाहिए। मेरे अनुमति देते ही बिजली के लंबे तारों वाले एक्सटेंशन वायर हमारे पूरे आंगन में फैल गए। चटक धूप से बचने के लिए हमारे घर के पोर्च की छाँव में खड़े इंजीनियर ने असहज कर देने वाली खामोशी को तोड़ने की गरज से नेम प्लेट से सरनेम पढ़कर बेवजह ही पूछ लिया, अच्छा आप लोग चतुर्वेदी हैं?
इस तरह जरा सी औपचारिक बातचीत और बिजली की उपयुक्त व्यवस्था देख आश्वस्त होकर जाते इंजीनियर साहब से मैंने जरा रुखाई से पूछा, उतनी छोटी सी जगह में चौकीदार खाना कैसे बनाएगा और सोएगा कहाँ? इंजीनियर ने हंसते हुए बेपरवाही से कहा, अरे मैम, आप भी कहाँ लगाए हो? इन लोगों की आदत होती है इस तरह रहने की। बाहर बैठकर खाना बना लेगा। ये लोग आपसे हमसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये लोग कुछ इस तरह का था कि मजदूर वर्ग मानव जाति से इतर किसी और ही प्राणी जगत से ताल्लुक़ रखते हैं। चौकीदार गांव की किसानी छोड़ शहर में तमाम परेशानियों से अकेला जूझ रहा था। प्लॉट पर दिन भर मजदूरों की चहल पहल में लोगों के साथ हंसता बतियाता दिख जाता था। शाम के धुंधलके में ईंट, गारे, सरिया, सीमेंट के बोरों के बीच उसका छोटा सा वीरान झोपड़ा ऊँघता रहता। अचानक हुई बारिश से सीमेंट को सुरक्षित रखने के लिए चौकीदार के छोटे से कमरे में सीमेंट के बोरे रख दिए गए थे। सांस लेने के लिए भी दरवाजे की तरफ मुड़ना पड़े, ऐसी तंग कोठरी। सांझ ढले चौकीदार झोले में रसोई का कुछ सामान लाते दिखता। झोपड़े के बाहर 3 ईंटों पर बने चूल्हे में रखी बटलोही से धुआं निकलता रहता था। जब तक खाना बनता चौकीदार पास ही रेत में विचार शून्य बैठा रहता। मैं जब जब डाइनिंग टेबल पर खाने की सजी थाली देखती तो दीवार के ठीक उस पार रेत पर बैठा चौकीदार आंखों के सामने झूलने लगता। जितनी बार बालकनी में जाती उस पर एक नज़र अनायास ही पड़ जाती। कभी कबाड़ के ढेर पर उसकी आदम जमाने वाली जर्जर लुंगी सूखती दिखती, कभी वो चूल्हा फूंकता दिखता। मुझ पर नज़र पड़ते अपने पीले दांत दिखा मिमियाता हुआ अभिवादन के लिए उंगलियां माथे तक ले जाता। ये बेचारगी, अभिवादन, जी हुजूरी मेरे दिए हुए बिस्तर की वजह से थी या तंगहाली की अभ्यस्तता थी, मालूम नहीं। कई बार दीनता व्यक्ति को निस्वार्थ भावना से भी झुकना सिखा देती है। तमाम परेशानियों के साथ अनजान शहर में अकेले रहते हुए इस अधेड़ उम्र में घर गृहस्थी के काम सीखना चौकीदार के लिए कष्टप्रद हो रहा था। गांव में रह रहे परिवार के लिए उसकी चौकीदारी ही एकमात्र जीवन आधार थी, सो गांव वापस जाना असंभव जान पड़ता था। देहात की ईश्वरीय अनुकंपा के आश्रय वाली खेती की अनिश्चितता ने जीवन भी अनिश्चित कर दिया था। गाहे बगाहे मेरे द्वारा दिया जाने वाला खाना, चाय, कपड़ा उसके लिए क्या किसी के लिए भी पर्याप्त नहीं था। आखिर एक दिन रेत के ढेर पर चौकीदार के साथ एक दुबली पतली महिला साधिकार बतियाती दिखी। उस अधिकार भावना ने सहज ही परिचय दे दिया कि ये चौकीदार की पत्नी है। उस औरत को देख मुझे इतनी तसल्ली क्यों मिली? सड़क किनारे अकेली जान के लिए खाना पकाते चौकीदार की बेबसी से मैं बहुत विचलित हो चुकी थी। मैंने बालकनी से हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ बुला लिया। चौकीदार लजाते हुए खड़ा हो गया। उन्हें असहज देख मैं भीतर आ गई। आज मन बड़ा प्रसन्न था। लगा चलो चौकीदार भी परिवार वाला हो गया। मैं जब कभी बालकनी में सब परिवार बैठी सुबह की चाय पीते उसे पेड़ के नीचे अकेला बैठा देखती थी तो उसकी आंखों का नैराश्य मुझे विराग में डुबोने लगता। एकाएक जीवन की नश्वरता समझ आने लगती। कई बार उसके झोपड़े के सामने से निकलती हुई मैं जानबूझकर अनदेखा करती ताकि उसके उस मार्मिक अभिवादन से बचकर निकल जाऊं। आज चौकीदार की पत्नी के आ जाने से बहुत अच्छा लग रहा था। आदमी औरत को कितना भी कमज़ोर समझे, लेकिन सच ये है कि औरत की अनुपस्थिति में वो खुद को अधूरा महसूस करता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत भी है जिसका अर्थ है बचपन में माँ और बुढ़ापे में पत्नी का साथ छूटने पर जीवन की दुर्गति हो जाती है। प्लाट में काम करने वाले छत्तीसगढ़ी मजदूरों ने चौकीदार की पत्नी को शहर में नया नाम दिया, चौकीदारिन। उड़ीसा से बाहर पहली बार कदम रखी चौकीदारिन के हिंदी उच्चारण को सुनकर चौकीदार हिंदी का व्याकरण चार्य लगने लगा। प्लॉट में छत्तीसगढ़ी मजदूर औरतों से बतियाती चौकीदारिन अपनी बात समझाने के क्रम में हिंदी के शब्द ढूंढती, अपने दिमाग में जोर डालती, ऊ बोलकर कभी आकाश में देर तक ताकती, कभी सर झुकाती, कभी झुंझलाकर हंसने लगती। मजदूरों को दिन भर काम करते देख जल्दी दोनों पति पत्नी ने भी इसी प्लॉट में मजदूरी का काम शुरू कर दिया। चौकीदार को प्लॉट छोड़ कहीं भी जाने की मनाही थी, लेकिन पत्नी के लिए प्रतिबंध न था। शीघ्र ही चौकीदारी ने बहुमंजिला इमारतों के निर्माण स्थलों पर दिन भर मजदूरी करना आरंभ कर दिया।
चौकीदारिन दुबली पतली बेहद सीधी सादी उड़िया महिला थी जो सांझ ढले हमारे घर की बाउंड्री वाल से सटे अपने झोपड़े में थके कदम घसीटते लौटती दिखती थी। दिन भर मजदूरी, रात में सोते जागते चौकीदारी करते माता पिता शहर में और इनके दोनों छोटे बच्चे जिल्ली और उसका छोटा भाई जुलू गांव में। मैली सी साड़ी पहने चौकीदार की पत्नी कई बार हमारे लॉन के नल से पानी लेने आती। उड़िया मिश्रित टूटी फूटी हिंदी में वो मुझे जो कुछ समझा पाती उसका सार यही होता कि गांव में मेरे दोनों बच्चे अकेले हैं। पता नहीं रात में मेरी छोटी सी लड़की क्या पकाती होगी। घर के कोठार में हमारे खेत का अनाज भर के आए हैं। मेरी बेटी झिल्ली बड़ी हो रही है, दहेज के लिए पैसा जोड़ना है, इसलिए हमको शहर में रहकर कमाना ज़रूरी है। हकलाती हुई आगे कहती, सबसे बड़ी विवाहिता बेटी 19 साल की है। दामाद ने दीवार पर लटकाने वाली टीवी मांगी है। चौकीदारिन की उड़िया हिंदी खिचड़ी बोली के मार्मिक विवरण से हिंदी शब्दों के टुकड़े चुन चुनकर मुझे पूरी व्यथा समझने में बड़ी कठिनाई होती, लेकिन बच्चों की याद में बहते उसके आंसुओं को किसी भाषा, किसी अनुवादक, किसी भूमिका की जरूरत न थी। इस छोटे से परिवार का दुखदाई बिखराव देख मैंने बच्चों को शहर लाने को कहा तो पता चला बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में उड़िया माध्यम से पढ़ रहे हैं। अब बड़ी कक्षाओं में नए सिरे से उनसे हिंदी माध्यम में सारे विषय नहीं पढ़े जाएंगे। खैर, गांव में रह रही चौकीदार की 11 वर्षीय बेटी झिल्ली और 8 साल का बेटा जुलू गाहे बगाहे छुट्टियों में अपने माता पिता के पास रहने शहर आ जाते थे। सहेलियों संग खेत खलियान, नदी, तालाब, पहाड़ में उन्मुक्त घूमने वाली झिल्ली का नितांत अपरिचित शहर से एक छोटे बंद कमरे में मन नहीं लगना स्वाभाविक था। जब मैंने झिल्ली को पहली बार देखा तो वो अपने छोटे भाई जुलू के साथ झोपड़े के सामने भवन निर्माण के लिए पड़े रेत के ढेर पर बैठी सड़क पर आते जाते लोगों को ताक रही थी। अपनी बालकनी से मैंने दिन भर इस बच्ची को रेत पर बैठी देखा। शाम को टहलने के लिए निकलते हुए मैंने पास जाकर उसका नाम पूछा। उसने झेपते हुए सर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा, पुष्पा। उसके द्वारा पुष्पा नाम बताते ही छोटे भाई ने हंसते हुए चुगली की, झूठ बोल रही है, झिल्ली नाम है, झिल्ली। झिल्ली ने अपने इस अजीब नाम से शर्मिंदा हो जुलू को खा जाने वाली नज़रों से घूरा, लेकिन इससे बेअसर वो अपनी बहन की पोल खुलने की खुशी में रेत पर हंस हंस के लोटपोट हुआ जा रहा था। माँ खाना बनाकर मजदूरी के लिए निकल जाती और ये बच्चे बोर होते सड़क पर एक दूसरे के पीछे दौड़ते दिखते। बाउंड्री वॉल के बाहर से ही मेरे बेटे कान्हा को क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन खेलते देख दोनों बच्चे बाल सुलभ लालसा से ताकते। हमारे घर के लॉन में सकुचाई सिमटी सशंकित झिल्ली की एंट्री बेटे के बैडमिंटन पार्टनर के रूप से हुई। ये बात आज से 7 साल पुरानी है। इस सहमी ठिठकी ग्रामीण आहट ने पिछले 7 सालों में हमारे पूरे घर पर कुछ ऐसा आधिपत्य जमाया कि फिर झिल्ली परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। हमारे घर में आने वाले मेहमानों, रिश्तेदारों को वो उसी संबोधन से पुकारती जिस तरह से मेरा बेटा कान्हा उन्हें पुकारता। इस तरह उसे हमारे यहाँ दादाजी, बुआ, नानी, नाना, मौसी सब मिल गए। झिल्ली घर आए मेहमानों के साथ कुछ इस हक मिजाजी से मिलती कि मेहमान लौटते में बेटे के साथ साथ उसे भी रुपया पकड़ाते। इस रिश्ते को कौन समझ सकता है कि हमारे घर आए मेहमानों द्वारा विदाई के वक्त दिए गए रुपयों को भी वो मुझे कुछ इस तरह देती जैसे कोई अपने माँ के पास रखवाता है। ये बात और है कि मैं वो रुपये फ़ौरन ही उसकी माँ को बुलाकर पकड़ा देती। किसी भी घर में बेटी के रहने पर दीवारें खनकती हैं, हवा में रौनक की खुशबू महसूस होती है। मुझे ये एहसास झिल्ली की मौजूदगी ने करवाया। झिल्ली के प्रति मेरा अगाध स्नेह हमारे यहाँ घरेलू काम करने वाली यशोदा की नज़रों में भी खटकने लगा। इन 7 सालों में धीरे धीरे झिल्ली ने गांव जाना छोड़ दिया और हमारे घर पर ही स्थायी तौर पर रहने लगी। घर के एक अतिरिक्त कमरे में झिल्ली का कब्जा हो गया। कमरे में अटैच टॉयलेट की सुविधा होने से चौकीदार अपनी किशोर पुत्री की सुविधा के प्रति आश्वस्त थी। चौकीदार और चौकीदारिन सुबह सुबह दिशा मैदान को काफ़ी दूर जाते थे। झिल्ली की पढ़ाई न बाधित हो इसलिए मैं उसे उसके पाठ्यक्रम से हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय पढ़ाती। उड़ीसा की एक ग्राम्य कन्या साल में सिर्फ 2 बार परीक्षा देने उड़ीसा जाती थी। उसके गांव के अधिकांश बच्चे रोजी रोटी की तलाश में पलायन करने वाले अपने माता पिता के साथ शहर चले आते हैं। मैंने कई बार झिल्ली को कहा, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान होता है।
मैं उसे हिंदी पढ़ना नहीं सिखा पाई, अलबत्ता उसने उड़िया के कई शब्द मुझे सिखा दिए। दिन भर मेरे पीछे पीछे घूमती ये बातूनी लड़की गांव की अपनी अजीज सहेलियों, झगड़ालू पड़ोसियों, देहात की रिश्तेदारी, ग्रामीण शादी ब्याह के रोचक किस्से सुनाती रहती। मुझे अपना छत्तीसगढ़ ही पलायन की समस्या से ग्रसित लगता था, लेकिन झिल्ली का तो आधा गांव खाली हो चुका था। युवा कृषक मजदूरी के लिए शहर आ जाते हैं, इसलिए गांव में बूढ़े और बच्चे ही रह जाते हैं। झिल्ली की बातें सुनकर दहशत होती कि गांवों और किसानों को बचाने का शायद ये आखिरी सेफ्टी अलार्म है। अवैज्ञानिक खेती के नुकसान सहता गरीब किसान भगवान भरोसे रहने की अपेक्षा बाहुबल का पारिश्रमिक पाने शहरी श्रमिक बन जाता है। झिल्ली का वक्त मेरे साथ आराम से कट जाता, लेकिन जुल्लू को शहर में ऊब होती थी। घर में मन न लगता और बाहर दोस्त नहीं थे। जुल्लू गांव में पूरा पूरा दिन दोस्तों के साथ नदी किनारे घूमने का आदी था। सभी दोस्त दौड़ते हुए पहाड़ी पर सबसे पहले पहुंचने के लिए भागते। सायंकाल में पास के दूसरे गांव तक घूमने जाते। जुल्लू की ग्रामीण अलहड़ता को शहरी सभ्यता रास नहीं आती थी, जबकि झिल्ली को हमारे घर से गाँव जाने के नाम पर घबराहट होती थी। लड़के और लड़कियों का ये नैसर्गिक गुण है कि किशोर वय पहुँचते पहुँचते लड़की घर में और लड़के घर के बाहर ज़्यादा सहज होते हैं। जुल्लू कान्हा को गार्डन में खेलता देखने पर ही घर आता था, जबकि झिल्ली दिन भर में शायद एक बार भी अपने घर न जाती। जब जब कान्हा लॉन में होता, जुल्लू जाने कहाँ से प्रकट हो मुस्कुराता हुआ गेट खोलकर भीतर आता। कान्हा भाई, आज क्रिकेट नहीं खेलेगा ना अपन लोग? आज फुटबॉल, प्लीज़ भाई प्लीज़। झिल्ली ने भी कभी बेटे को उसके नाम कान्हा से नहीं पुकारा, हमेशा भाईजान ही पुकारती। एक हास्यास्पद बात तो बताना ही भूल गई। चौकीदार को अंकल शब्द का अर्थ नहीं पता था। ये सीधा साधा ग्रामीण अंकल शब्द को एक सम्मान सूचक संबोधन समझकर सम्मान देने मेरे नन्हे से बेटे कान्हा और पतिदेव दोनों को ही अंकल बुलाता। सड़क पर साइकिल चलाते कान्हा को देखकर चौकीदार हमेशा छेड़ता, अंकल तुम्हारा साइकिल हम चलाएंगे। कान्हा हंसते हंसते दोहरा हो जाता, मैं आपका अंकल नहीं बल्कि आप मेरे अंकल हो। मैं चौकीदार को 1000 बार अंकल का मतलब समझाकर हार गई और आखिरकार मैंने भी बेटे को अंकल स्वीकार कर लिया। इस तरह हम पति पत्नी भी चौकीदार और चौकीदारिन के अंकल आंटी हो गए। चौकीदारिन मुझे आंटी और कान्हा को अंकल बुलाती। चौकीदार मुझे देखते आवाज़ देता, आंटी झिल्ली को ज़रा भेजो ना। झिल्ली के गंभीर पिता का अपने परिवार के प्रति समर्पण अभूतपूर्व था। कई बार मैं चुपचाप बालकनी से उन चारों को झोपड़े के सामने बैठे घंटों गप्पे मारते देखती। उनके बीच उड़िया में चल रहे वार्तालाप का एक भी शब्द पल्ले नहीं पड़ता था, मगर उन चारों की खिलखिलाहटें, भाई बहनों की दौड़ा भागी वाले धौल धप्पे बताते थे कि मीठी मीठी नोकझोंक चल रही है। रेत के ढेर पर बैठी झिल्ली खिलखिलाती हुई अचानक जुल्लू को मारने दौड़ती। बहन की मार से बचने के लिए ठहाके लगाता जुल्लू गली में दूर तक भागकर खड़ा होकर चिढ़ाने लगता। जुल्लू को हंसते देख झिल्ली झुंझलाती हुई फिर मारने दौड़ती। चौकीदार एक जिम्मेदार पिता की भांति भाई बहन के बीच उग्र होते तनाव को वहीं थाम लेता। उनके लिए घर के नाम पर बने इस इकलौते कमरे में चारों का घुसा रहना संभव न था। बाहर पड़ा रेत का ढेरी उनकी बैठक थी। मैंने उन्हें एक खाट खरीद कर दी थी, जिसे बड़े जतन से दोपहर भर खड़ा रखा जाता ताकि काम करने आए मजदूर बैठ बैठ कर तोड़ न दें। झिल्ली का रहना, खाना, नहाना, सोना जैसी सभी दैनिक गतिविधियां हमारे घर पर ही होती थीं। शौच मुक्त भारत की कल्पना साकार कैसे हो? पलायन कराए ये किसान शहर में रहने के लिए एक कमरा तो बमुश्किल जुगाड़ पाते हैं। चौकीदार के अस्थायी कमरे में सर छुपाने की ही गुंजाइश थी। हमारे घर में रहने से किशोर बेटी को खुले में शौच और नहाने से मुक्ति मिलने पर उस गरीब पिता को आत्मिक संतुष्टि मिलती थी, जिसका जिक्र अक्सर झिल्ली करती रहती थी। झिल्ली हमारी बालकनी से चिल्ला चिल्ला कर अपने माता पिता से बातें करती रहती थी। कई बार तो 2-2 दिन तक अपने घर न जाती। चौकीदारिन रेत में बैठी ऊंची आवाज़ में बालकनी में खड़ी झिल्ली से उड़िया में कुछ पूछती। भाषाई दिक्कत की वजह से मुझे एक शब्द समझ न आता। बालकनी में देर तक चल रही अबूझ बातचीत से झुंझलाकर मैं पूछती, झिल्ली मम्मी क्या पूछ रही हैं? झिल्ली हंसती हुई बताती, मम्मी पूछ रही है कि तुम्हारे घर मतलब झिल्ली के घर में खाना बन गया। मुझे मतलब झिल्ली को अपने घर में भोजन का निमंत्रण दे रही है।
माँ बेटी के बीच चल रहे परिहास को समझ मैं भी मुस्कुराने लगती। साधनहीन जीवन में परिवार के चारों सदस्यों का प्रेम और आनंद देखना सुखद अनुभव था। चौकीदार एक समर्पित पति, जिम्मेदार गृहस्थ और स्नेही पिता था। जुल्लू और झिल्ली और कान्हा अक्सर ही लॉन में क्रिकेट खेला करते। क्रिकेट खेलते वक्त शहतूत की 2 लंबी टहनियाँ, जिसमें पत्तियों का गुच्छा भी हो, तोड़कर कान्हा झिल्ली के दोनों हाथों में पकड़कर समझाता, देख झिल्ली, जब मैं छक्का लगाऊंगा तो तू दोनों हाथों की टहनी ऊपर हिलाते हुए कूद कूद कर नाचना। देख, एक बार एक पैर लेफ्ट, दूसरी बार राइट, और साथ में पत्तियां हिलाते हुए रहना। बेटे के छक्के पर उड़ीसा की इस चीयर गर्ल का डांस देखने लायक होता। भूरी आंखों वाला छोटा जुल्लू उड़िया उच्चारण लिए तोतलाया सा चीखता, छक्का अर्थात छक्का। नोई लगा था, झिल्ली ओ भी मत नाच। मैं लॉन में बैठी तीनों की बहस, लड़ाई झगड़े, रन बनाने का संघर्ष और खेल की बेईमानियां देखकर हंसते हंसते दोहरी हो जाती। आउट, नॉट आउट, नो बॉल, चौका, छक्का की तीखी नोकझोंक, आरोप प्रत्यारोप का खात्मा अक्सर ही चीटिंग और जाओ मुझे नहीं खेलना से होता। कान्हा के स्कूल जाने पर उसकी अनुपस्थित में लॉन में बिखरे बैट बॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल पर जुल्लू का एकाधिकार होता। थोड़ी देर में ही खिलौनों के साथ अकेला खेलता जुल्लू उकता कर घर लौट जाता। चौकीदार बीच बीच में 2-4 दिन के लिए उड़ीसा हुआ था। इस बीच चौकीदारिन और बच्चे शहर में ही रहते, क्योंकि निर्माणाधीन भवन वाले प्लॉट को बिना देखरेख के नहीं छोड़ा जा सकता था। चौकीदार जब भी गांव से वापस शहर लौटता तो सकचाया सा खीसे निपोड़ते हमारे गेट पर आकर मुझे एक पॉलीथीन पकड़ाता। पॉलीथीन में गांव से लाई खेत की सूखी मूंगफलियां, मोटा पोहा और गुड़ होता था। बड़ा सिमटा हुआ मिमियाता सा हंसता, अंकल मतलब कान्हा के खाने के लिए। शहर वालों की नज़र में बेहद सस्ती इन चीज़ों की इन ग्रामीण परिवारों के लिए बहुमूल्यता मुझे पता थी। सुदूर देहातों में किस स्तर तक गरीबी और अभाव है, ये झिल्ली के साथ रहकर पता चला। मैंने तब जाना कि अति पिछड़े गांवों के बदहाल परिवारों को सप्ताह में सिर्फ 1 या 2 बार चावल के साथ सब्जी नसीब होती है। इससे पहले मेरी धारणा थी कि गांव में सब्जियां और दूध तो प्रचुरता से उपलब्ध है। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि 30 रुपये एक सप्ताह के खर्च के लिए पर्याप्त होते हैं। जरा सा भी अतिशयोक्ति मिलावट नहीं कि कपड़े सिर्फ 3 जोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा हैं। कान्हा को स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहनने के लिए मिलने वाले अजीबोगरीब रंग बिरंगी चमकीली ड्रेस प्रोग्राम के 1 घंटे बाद हमारे किसी काम की नहीं होती थी। स्टेज में डांस के दौरान फ़ौरन बाद ही कान्हा ये भड़कीले कपड़े उतार फेंकता। छी मम्मा, ये स्कूल वाले कैसी जोकर सी ड्रेस देते हैं, क्या क्या लगा दिया, पूरी बॉडी में चुभ रहा है मम्मा। ऐसी तमाम ऊट पटांग या आउट ऑफ फैशन ड्रेस पहनकर जुल्लू खुशी खुशी अपने पिता की साइकिल चलाता नजर आता था। गांव के गरीब घरों में रात में सोने के लिए खाट सामान्यतः सिर्फ पुरुष सदस्यों को उपलब्ध होती है। कड़ाके की हड्डी तोड़ ठंड में स्वेटर जैसा लग्जरी आइटम तो इनके गांव भर में 2-4 के पास ही है। बाकी के लोग फट चुकी साड़ियों को तह कर शॉल की तरह ओढ़ते हैं और ज़मीन पर बिछाते हैं। झिल्ली के गांव की दर्दनाक कहानी मुझे अविश्वास भरी आंखों से सुनता देख हमारे घर में काम करने वाली यशोदा ने बताया, झिल्ली सही बता रही है दीदी, मेरा गांव भी तो उड़ीसा में है। गाँव में सच में ऐसा है, इसीलिए तो ये लड़की आपके पास से गांव लौटना नहीं चाहती। आपके घर में साबुन, सोडा, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, तेल, कंघी जब घर बैठे मिले तो कौन झोपड़े में रहने जाएगा। यशोदा की मुझसे सीधे सीधे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि झिल्ली का पूरा खर्च उठाने के एवज में आप उससे काम करवाइए। यशोदा के मन में झिल्ली के लिए द्वेष बढ़ता ही जा रहा था। कहीं न कहीं वो झिल्ली को दी जा रही सुविधाओं की तुलना स्वयं की मेहनत और पारिश्रमिक के रूप में प्रदत्त सुविधाओं से करने लगी थी। यशोदा को क्रोध था कि झिल्ली को जो हासिल हो रहा है मुफ्त का है और उसे काम के एवज में भुगतान मिलता है। एक दिन यशोदा ने शिकायती लहजे में कहा, दीदी ये लड़की कान्हा के साथ बैडमिंटन खेलने, टीवी देखने, ही हा हा करने में सुबह से शाम कर देती है। इतना भी नहीं होता कि आपकी कुछ मदद कर दे। मेरे अनसुना कर देने पर झिल्ली को घूरती हुई फिर पोछा लगाने लग गई। ए झिल्ली देवी, उठ यहाँ से, मुझे पोछा करना है। गाँव में इतने मज़े थे क्या रे तेरे?
इन दोनों की बहस के बीच में पड़ना इसलिए व्यर्थ था क्योंकि हमारे गेट से बाहर निकलकर यशोदा झिल्ली की माँ से मित्रतापूर्वक उड़िया में घंटों बातें करती थी। अपनी जन्मभूमि से दूर जब कोई हम वतन हम जुबान मिले तो बिछोह का दर्द हल्का हो जाता है। चौकीदारिन और यशोदा रेत में बैठी उड़ीसा के त्यौहार नवाखाई की तैयारी से लेकर झिल्ली की पहली माहवारी के धार्मिक अनुष्ठान के खर्चों पर चर्चा करती। झिल्ली से ही मालूम हुआ कि गांव में किशोर लड़कियों की पहली माहवारी आने पर गांव भर को भोजन कराने की प्रथा है। छी आंटी, पूरे गांव को पता चल जाता है झिल्ली बड़ी हो गई है, उसी का पूजा है, बोलकर खाना खिलाए। वहाँ तो हर लड़की का ऐसा होता है। मेरे को अपने टाइम इतनी शर्म आई आंटी की पूछो मत। 1 महीने तक गांव में आँख उठाकर नहीं चल पाई थी। इधर उधर में पढ़े लिखे लोग तमाशा नहीं करते। वो तो मैं आपके पास रहने लगी तो लेटरिन बाथरूम का सुविधा हो गया, नहीं तो महीना चलने में तालाब में नहाना धोना मुश्किल हो जाता है। जब मेरे महीना आने का खाना खिलाना हुआ तो मैं बहुत रोई। मैं उस टाइम गांव क्यों आ गई? आंटी के पास रहती तो इस बेइज्जती से बच जाती। देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक उड़ीसा के गांवों से हर साल किसान पलायन कर देश के कई महानगरों में रोजगार की तलाश में निकलते हैं। हर शहर के इन ग्रामीण किसानों ने अलग बस्तियां बसा ली हैं। ये किसान शहरों में चौकीदारी, रिक्शा चलाने, होटलों में काम करने और दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। किसानों का इस तरीके से शहरी मजदूर बन जाना एक कृषि प्रधान देश के लिए घोर चिंता का विषय होना चाहिए। यशोदा भी उनमें से ही एक थी जिसका पति ओडिया की किसानी छोड़कर शहर में रिक्शा चलाता था। झिल्ली और यशोदा में उम्र का बड़ा अंतराल होने के बावजूद यशोदा का द्वेष समझ से परे था। झिल्ली की उपस्थिति से यशोदा पर होने वाली कृपा, अनुराग और सुविधाओं में विभाजन ही इस नफरत का कारण था। हमारे घर पर झिल्ली के 2 वक्त गुणवत्ता युक्त भोजन की सुविधा की तुलना यशोदा अक्सर अपने बच्चों को उपलब्ध भोजन से करती। दीदी, आपके घर जैसा खाना मेरी दोनों बेटियों को भी मिले तो वो भी झिल्ली जैसी गोरी हो जाएंगी। देखो ना दीदी, झिल्ली जिस दिन गांव से आती है काली बिल्ली जैसी दिखती है। आपके घर 4 दिन रहती रंगत खुल जाती है इसकी। यशोदा का ये बैर स्वाभाविक ही था। अपने स्नेह में भागीदारी किसे भली लगती है। उस पर भी हम पति पत्नी का झिल्ली के प्रति वात्सल्यपूर्ण प्रेम यशोदा को खल जाता था। झिल्ली को सोफे के हत्थे पर पैर पसारे टीवी देखते देख यशोदा का खून खौल जाता। क्यों रे, लड़की जात ऐसे पैर फैलाकर बैठती है क्या? घर संभालने की उम्र में दीदी के राज में बच्ची बनी बैठी है। उसके आक्रोश में तमीज़ सिखाना कम और वैमनस्य से अधिक झलकता। मेरे लिए आज भी ये शोध का विषय है कि एक दिन में लगातार 5 फिल्म देख लेने का हुनर सभी ग्रामीणों में होता है या ये योग्यता सिर्फ मेरी झिल्ली में ही था। खाने की थाली पकड़े टीवी देखती हुई जोर जोर से हंसती जाती। कितनी बार इस बेहूदगी के लिए मुझसे डांट भी खाती। क्यों झिल्ली, इतनी जोर जोर से हंसते हैं? पूरी कॉलोनी सुन रही होगी तेरा राक्षसी अट्टहास। मेरे गुस्से से वो हमेशा बेअसर रहती। डांट सुनकर चुप रहने की जगह हंसते हंसते हाँफ जाती। आंटी, आप भी जाओ ना, देखो तो हीरो सबकी कितनी पिटाई कर रहा है। वो उसका बाप हीरोइन को कमरे में बंद कर दिया तो हीरो खिड़की से चढ़ा। कई बार सुबह से चलती टीवी की आवाज़ से मेरा पारा चढ़ जाता। झिल्ली, अब बस बंद करो, ला तो तेरी इंग्लिश कॉपी। 3-4 माह मेरे पास गुजार लेने पर बीच बीच में 15 दिन के लिए उसे गांव जाना पड़ता था। कुछ दिन गांव में जाकर फिर से स्कूल, खेत, चूल्हा अकेली संभालती। गांव पहुंचते ही खाने की कमी और काम की अधिकता से सप्ताह भर बाद ही वो अक्सर बीमार पड़ जाती थी। कितनी बार उसके पिता उसे गांव से लाकर मेरे पास अधमरा बीमार को पोषित छोड़ गए। गांव में पौष्टिकता के अभाव में कमज़ोर धसी आंखें लिए लड़की सूख के कांटा हो जाती थी। एक बार तो चौकीदार ने जब उसे मेरे पास छोड़ा तो झिल्ली से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। पीलिया अपने चरम पर था। पास पड़ोस के शुभचिंतकों ने मुझे आगाह किया, जब तक तुम इन लोगों का अच्छा कर रही हो सब ठीक है। इतनी बीमार लड़की का इलाज करवा रही हो, कल को इलाज के दौरान कुछ अनिष्ट हो जाए तो ये लोग चढ़ बैठेंगे। इन लोगों को पैसे झटकने का मौका चाहिए। फिर वही ये लोग, मनुष्य जाति से इतर एक जाति। 2-4 महीने मेरे पास रहकर झिल्ली प्रायः थोड़ी भरी भरी लगने लगती। यशोदा और झिल्ली में हमेशा एक शीत युद्ध का तनाव बना रहता। लैपटॉप पर काम करते हुए मुझे कई बार यशोदा के ताने सुनाई दे जाते। क्यों रे, यहाँ आकर शैम्पू में बाल धोती है, वहाँ तो मैदान से आकर भी मिट्टी में हाथ घस के धोती होगी।
कर ले 4 दिन से जलवे इनके घर पर, लेकिन शहर में रहना है ना तो मेरे जैसे ही 4 घर काम पकड़ना होगा। मेरा सब्र जवाब दे गया। यशोदा, क्या हो रहा है, ये क्या बोल रही है? उसके कुछ बोलने से पहले ही झिल्ली बीच में आ गई। कुछ नहीं आंटी, ऐसे ही मजाक चल रहा है। अपनी ज़मीन से दूर एक हमजुबा साथीदार को झिल्ली किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। बहस में मेरे हस्तक्षेप से उनमें दुराव बढ़ने की पूरी संभावना थी। इन 7 सालों में स्नेह और विश्वास का अटूट रिश्ता बन गया उड़ीसा के बोलांगीर जिले के छोटे से गांव की छोकरी से। झिल्ली की निर्दोष आंचलिक खिलखिलाहट में एक अजीब सी कशिश थी। उसके गांव जाने की तारीख के हफ्ता भर पहले से ही मुझे घबराहट सी होने लगती। अगले सोमवार इस वक्त झिल्ली जा चुकी होगी, ये सोचकर मन भारी हो जाता। झिल्ली, कान्हा और जुलू अपनी मस्ती के चरम पर मुंबईया शैली की हिंदी अपुन तपुन बीड़ू में बातें करते। एक दिन मैंने पूछा, झिल्ली तुझे गांव कब जाना है? इटला के आंखें मटकाती हाथ हवा में घुमाकर बोलती, अब अपन को एसी में सोने की आदत है, मैं गांव ना जा सकूं रे बाबा। अब अपन अपनी शादी में ही अपने गांव जाएगा। फिर हंसते हंसते संजीदा हो कहती, हमारे उधर शादी करके कौन से मेरे दिन बदलेंगे आंटी? वही सुबह अंधेरे में उठकर गांव के बाहर लोटा पकड़े निकलो, तालाब में नहाने जाओ, वहां से कपड़े धोकर सर पर रखकर वापस घर लाओ, फिर कुएं में पानी पीने का पानी भरने जाओ, अनाज फटको, लकड़ियां बीन कर लाओ, चूल्हा जलाओ, खाना बनाओ, बर्तन मांजो, दोपहर में खेत में मेहनत करो, मवेशियों को चारा दो, घर आंगन गोबर से लीपो बुहारो, और खाने के लिए सिर्फ मोटा चावल और सिलबट्टे की चटनी। आंटी, हमारे उधर पति अच्छे हो या बुरे, अपने माँ बाप को खुश रखने बीबी को मारते ही हैं। बहुत अच्छा पति मिल जाए तो दूसरे गांव में लगने वाले सनीचरी बाजार में जाने के लिए कभी कभार 50 रुपये पकड़ा देते हैं, जिसमें से 40 रुपये तक की टिकली, रिबन, कांच की चूड़ियों में खर्च हो जाते हैं और बच्चे 10 रुपये के समोसे खा लो। मेरी शहरी ज़िंदगी और झिल्ली के ग्रामीण दारुणता में 2 दुनिया के अंतर को देख मेरे भीतर मची उथल पुथल को झिल्ली की पारखी आंखें समझ जाती थीं। अपार प्रेम में भावुक होकर कहती, आंटी, आपके साथ बीतने वाले दिन मेरे लिए सपने जैसे हैं। मैं पूरी ईमानदारी से जानती थी कि मैंने उसके लिए कुछ भी विशेष नहीं किया था, या जितना कर रही थी वो मेरे लिए मायने नहीं रखता था। झिल्ली के पसंदीदा कामों में फिल्म देखने के बाद मेरे साथ कार में घूमना दूसरे स्थान पर था। घोर गरीबी भी उसके किशोर उम्र के रंगीन ख्वाबों में बाधक नहीं बनती थी। टीवी पर वरुण धवन को देखते ही वो दीवानी हो जाती थी। आंटी, आओ ना, देखो तो कितना स्मार्ट लग रहा है मेरा वरुण। मैं उसे सारी आधुनिक ड्रेस साथ में ले जाकर खरीदवाती। मेरी झिल्ली भी जीन्स पहनकर शहरी तितली बनी मॉल में इटलाती चलती। वो उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जहाँ सपनों के पंख द्रुत गति से फड़फड़ाते हैं, मन बिजली से ज़्यादा चपल, धड़कन दूने आवेग से स्पंदित होती है। उम्र के इस रूमानी पायदान पर सपने गुलाब, रातें रजनीगंधा, सुबह हर श्रृंगार हो जाती हैं। लेकिन अपने घर की लड़की में आया ये प्राकृतिक व स्वाभाविक गुलाबी बदलाव मुझे बुरा लगता था। आम भारतीय अभिभावक की तरह मैं उसकी श्रृंगारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रण में रखना चाहती थी। कई बार उस पर बेतरह नाराज़ हो जाती। दिन भर नाचना गाना रोमांस देखती रहती हो, चलो कॉपी पुस्तक निकालो। उड़ीसा फ़ोन लगा और पता कर स्कूल में सिलेबस में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। मुझसे खून का रिश्ता ना होकर भी उसका अधिकतर भाव जताना बड़ा भला भला सा लगता। कभी मैं लैपटॉप में व्यस्त होती तो अचानक बनावटी गुस्से में तनकर रौबदार आवाज़ में सवाल करती, मैडम जी। जब मुझसे कुछ गलती हो जाती तो मुझे आंटी की जगह मैडम जी ही बुलाती थी। कुछ याद है आपको? गैस पर चाय कितने घंटे पहले चढ़ाई थी? जाओ मैडम जी, बर्तन का हाल देखो, जलकर कोयला हो गया है। मैं अपनी गलती पर पर्दा डालती और उल्टा उस पर सारा दोष मढ़ देती। मैं तो कमरा बंद करके लैपटॉप पर काम कर रही थी, इसलिए बदबू नहीं आई। तू क्यों इतनी बेहोश होकर टीवी देख रही थी? तुझे जलने की महक नहीं आई? हम दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते। हर बहस में झिल्ली का अंतिम वाक्य होता, वो तो मैं हूँ, इसलिए घर में बर्बादी नहीं मचती। आपका बस चले तो सब सत्यानाश कर दूँ। जब मैं गांव में रहती हूँ तो जाने कितना नुकसान करते होगे। उसके द्वारा नुकसान को नुकसान बोलने जाने पर ठाके लगाते हुए मैंने कहा, हाँ रानी बेटी, तेरे कारण ही नुकसान से बच जाते हैं। इतने अपनेपन के बाद भी एक दिन उसने मुझे उदास कर दिया। मेरे पास बैठकर अचानक मुंह उतार कर बोली,
आप चाहे मुझे कितने भी अच्छे कपड़े पहनाकर घुमाओ, मैं आप लोगों जैसी नहीं दिखती। मैंने आपकी सहेलियों को बोलते सुना है, ये काम वाली है क्या? मेरा झुका चेहरा देखकर जोर से हंसने लगी। अरे छोड़ो, मुझे नहीं बताना चाहिए था कि मैंने आपके दोस्तों की बात सुन ली है। उसने चतुरता से विषय परिवर्तित कर दिया। आप तो मेरी शादी में जब उड़ीसा आओगे तो हमारे गांव वाले मानेंगे कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। जब जब मैं गांव लौटती हूँ तो आपके दिए सामान देखकर पास पड़ोस वालों को यकीन नहीं होता कि कोई इतना सब कुछ बिना काम किए देता है। सब बोलते हैं तू काम वाली बाई होगी उनके घर की। झिल्ली के साथ मुझे मालूम हुआ कि 5 किलो आटा, नहाने के 2 साबुन, 1 किलो शक्कर या 2 लीटर तेल खरीदना फिजूल खर्ची है। उड़ीसा में चावल की मुख्य उपज होने के कारण वहाँ रोटी की गिनती महंगी चीज़ों में होती है। झिल्ली को हमारे यहाँ उसकी पसंदीदा रोटी मिल जाती थी, लेकिन जुल्लू को चावल ही खाना पड़ता था। जब मुझे पता चला कि जुल्लू को घर पर रोटियाँ नहीं मिल पाती, तब उसके घर पर महीने का आटा भेजना शुरू किया। झिल्ली के साथ मॉल में अपने लिए कपड़ों की खरीदारी करना छोड़ दिया था। इसके पीछे भी उसी का कहा एक वाक्य था, आंटी आपके एक ड्रेस की कीमत में हमारे गांव में दुल्हन के पूरे कपड़ों की खरीदारी हो जाती है। मेरा मन भीतर तक निर्दोष अपराध बोध से भर गया। एक जिम्मेदार नागरिक अपने हिस्से का हर टैक्स पूरी ईमानदारी से भरपूर प्रसन्नता से भर रहा है, इस उम्मीद पर कि हमारे देश के भीतर की 2 दुनिया का ये अंतर खत्म हो। बावजूद इसके तंत्र का भ्रष्टाचार इस खाई को भरने नहीं देता। झिल्ली की गरीबी देखते हुए उसके आगे खर्च करना एक गुनाह सा लगता। शायद उसके प्रति ये मेरा भावनात्मक लगाव था। अन्यथा लोग अपने घर काम करने वालों के आगे ही बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं। ड्राइवर के आगे ही उसके 1 माह के वेतन के बराबर होटल में खाने के बिल का भुगतान करते हैं। झिल्ली 2-4 दिन में जब कभी हमारे घर से अपने प्लॉट में बने कमरे में जाती तो जुल्लू बहन को छेड़ने के लिए हाथ जोड़ मेज़बान की भूमिका निभाता। आइए आइए झिल्ली मेम साहब, खाना खा के जाइएगा झिल्ली मेम साहब। झिल्ली इतराती हुई वापस आ जाती। अपन को आंटी अपन का वेट कर रहा होगा खाने पे। झिल्ली कई बार मेरे लिए समस्या पैदा कर देती। उसकी शर्त थी वो खाना मेरे साथ ही खाएगी। मैं जब कभी एकांत में लिखती रहूं तो उसे अपूर्णता में छोड़ना नापसंद करती हूं। अधूरे में छोड़कर वापस कलम संभालने में पहली वाली लय और कसावट खो जाती है। हाथ में कलम हो और ऐसे समय पर घड़ी घड़ी झिल्ली की मनुहार, चलो ना आंटी खाना खाएंगे, उसकी तेज़ भूख देखकर मुझे उठना ही पड़ता। मैं कभी मम्मी से फ़ोन पर बात करती रहूं तो अचानक पीछे से आकर फ़ोन छीन लेती। नमस्ते नानी, आप कब आओगे? यहाँ पर आंटी पतला होने के लिए 2 दिन से खाना नहीं खाई हैं। लो अब आप आंटी को डांट लगाओ। इतना कह फ़ोन मुझे पकड़ा कर दांत दिखाती भाग जाती। 7 साल से भी ज़्यादा वक्त का साथ एक लंबा अनुभव होता है। मुझसे जुड़ा कोई भी रिश्ता झिल्ली से अपरिचित नहीं था। मेरे पास आई 10 साल की झिल्ली अब 17 साल की हो चुकी थी। जब झिल्ली गांव जाती तो उसके बैग में शहरियों की नज़रों में हास्यास्पद समझे जाने वाले उपहार रख देती। आटे के पैकेट, वॉशिंग पाउडर, बिस्किट, पोहा, सूजी, तेल के पैकेट, सैनिटरी पैड। झिल्ली को गांव जाते समय पैसे ज़्यादा दो तो गांव के घर में रुपए रखने के लिए दोनों बच्चों के पास सुरक्षित जगह नहीं थी। ओडिशा के एक कमरे के घर में दिन भर के लिए ताला लगाकर जुल्लू और झिल्ली साइकिल से दूसरे गांव स्कूल जाते थे। जब जब झिल्ली को गांव के लिए विदा करती, दिमाग में एक ही ख्याल आता, इस लड़की की शादी यहाँ ठीक ठाक कमा लेने वाले लड़के से हो जाए तो ज़िंदगी बहुत अच्छी ना सही, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। चौकीदार ने भी कई बार अप्रत्यक्ष रूप से झिल्ली के भविष्य की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपने के इशारे किए। झिल्ली तो कान्हा का बहन है, अब हम तो बोलता है झिल्ली के बारे में उसका ओंकल आंटी जाने, वही लोगों उसके माँ बाप हैं। सारी परिस्थितियों को देखते हुए झिल्ली को पास गई एक बुटीक में सिलाई सिखाने की बात हो गई। अभ्यास के लिए हम कपड़े भी खरीद लाए। झिल्ली ने कपड़ों पर सिलाई की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मुझे लंबे वक्त तक लैपटॉप पर काम करता देख या ज़्यादा चाय पीने पर झिल्ली लगातार टोकती रहती, अंधे हो जाओगे आंटी किताब और कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर से। आंटी चाय पी पी कर पेट सुखा ले रहे हो। कई बार बेटे से उसकी तीखी झड़प हो जाती। भाईजान दूसरों के सामने मुझे झिल्ली मत पुकारा कर।
अगले ही पल फिर मिन्नतें करता हुआ लहजा नर्म करती, प्लीज़ भाईजान, सबके आगे पुष्पा बुलाया कर। मेरे पास बैठ गांव के ढेर किस्से आधी रात तक सुनाती। गांव में कैसे खेत के बंटवारे में आम के पेड़ वाले या नहर की तरफ के हिस्से को लेकर भाइयों में घमासान होता है। आंगन में छिड़े घरेलू झगड़े देखने लोग जलता चूल्हा छोड़ गलियों में भागते हैं। घर के भीतर चलती तीखी बहस में भाई भाई सास बहू के बीच ऊंची आवाज़ में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा हो तो उनके दरवाजे पर तब तक लोग डटे रहते हैं जब तक अंदर का ही कोई एक बाहर निकलकर चिल्लाकर भीड़ को न खदेड़े। क्या तमाशा लगा रखा है, जाओ अपने अपने घर। झिल्ली के गांव के कितने अनदेखे पड़ोसियों के मेरी कल्पना में स्पष्ट चेहरे बने हुए थे। आंटी, इधर शहर में कितना अच्छा है कि कोई एक दूसरे के घर आना जाना नहीं करते। हमारे गांव में तो इंदौरी पीठा, चाकुली पीठा, पकाला बनाना शुरू करो, खुशबू से लालची लोग आकर चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। उधर शहर जैसा इतना रंग रंग का खाने का चीज़ नहीं रखते हैं ना आंटी। बेर, आम, फल्ली को हम लोग साल भर के लिए सुखा लेते हैं, भूख लगने पर चगलते रहो। पोहा गुड़ को छिपा छिपा कर रखना पड़ता है, नहीं तो रिश्तेदार अपने हाथ से निकाल कर खा जाते हैं। मैं चुपचाप घोर दरिद्रता की कहानियाँ सुनने के बाद अक्सर सोचती कि सभ्यता की बातें भरे पेट ही संभव है। उड़ीसा की बातों में खोई झिल्ली अनवरत बताती जाती कि कैसे खेत में सांप काटने की वजह से लोग मरते रहते हैं, कैसे पहाड़ी मंदिर के रास्ते पर लड़कियां अपने प्रेमियों से छिप छिप कर मिलाती हैं, कैसे जंगली हाथी खड़ी फसल बर्बाद कर देते हैं और कैसे अकाल पड़ने पर शादियां टूट जाती हैं। ओडिशा के बड़े त्यौहार कुंवार पूर्णिमा पर कुंवारी लड़कियां पुच्ची खेलती हैं, जिनमें झिल्ली हमेशा जीत जाती है। गांव में नवाखाई और रथ यात्रा में लाउड स्पीकर पर उड़िया गानों में लोग जमकर नाचते हैं। एक दिन मैंने जिद पकड़ ली, चल हमको भी गांव वाला नाच दिखा। रात 11 बजे यूट्यूब पर उड़िया गाना ढूंढकर लैपटॉप में बजाया गया। उड़ीसा से मीलों दूर इस शहर में अपनी मातृभाषा में गीत सुन झिल्ली बावली होकर नाची। गाने के बोल समझ न आने के बावजूद कान्हा ने भी कूद कूद कर नाचते हुए उसे ज्वाइन कर लिया। हालांकि बेटे और झिल्ली में 36 का आंकड़ा रहता, फिर भी दोनों अलग नहीं रह पाते थे। झिल्ली अपने जोड़े पैसों से भाईजान के लिए राखी और मिठाई खरीदती थी। कान्हा की बेतरतीब किताबों को कनीने से लगाना, उसके तोड़े खिलौनों का मुझे छिपकर हिसाब देना, ये सब झिल्ली के महत्वपूर्ण काम थे। कान्हा और झिल्ली की लड़ाई में अक्सर मैं झिल्ली का पक्ष लेती, महान बनने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि ज़्यादातर वो सही होती थी। कान्हा रुआसा हो जाता, मम्मा आप तो इसी को सपोर्ट करती हो। रुक झिल्ली महारानी, अपने दोस्तों के आगे तेरे को झिल्ली बुलाऊंगा। स्कूल से लौटकर तुझे गंदे मुझे सुंघाऊंगा, तब तू सुधरेगी। झिल्ली और कान्हा में 9 साल का अंतर था, फिर भी कान्हा ने उसे कभी दीदी नहीं कहा। जुलू की देखा देखी हमेशा झिल्ली बुलाता। झिल्ली की तीव्र बुद्धि हमेशा घर की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सचेत रहती। रात में गेट लॉक हुआ कि नहीं, गार्डन में कितने केले फले हैं, बाई ने सफ़ेद कपड़ों में दूसरे कपड़ों का रंग चढ़ाकर चुपचाप सुखा दिया है, भाईजान किताबों के बीच टैब छिपाकर गेम खेल रहा है, मेरे स्टाफ के लड़के उसे घूरते हैं। ऐसी तमाम खुफिया जानकारी मुझे लगातार देती रहती। इन 7 सालों में मैं ये भूल चुकी थी कि झिल्ली के बिना मेरा जीवन कैसा था। कान्हा के बर्थडे पर चौकीदार ने भवन निर्माण स्थल में फेंकी हुई अनुपयोगी लकड़ियों से छोटी सी बुक शेल्फ बनाकर उपहार में दी। मैं इस परिवार से मिले अपनत्व से बंध गई थी या उसकी दीनता से उपजी करुणा करीब ले आई थी, मालूम नहीं। कान्हा द्वारा दिए गए संबोधन महारानी जी वाले का उत्तर झिल्ली हमेशा मातृवत स्नेह में देती थी। जी जनाब, फरमाइए भाईजान, क्या है आप उनका भाईजान। दिन भर घर की रौनक बनी दोनों की नोक झोंक में मुझे कई बार रेफरी की भूमिका निभानी पड़ती। कान्हा के कमरे से आवाज़ें बाहर तक सुनाई देती। सुनना भाईजान, तुम ऐसे बिस्तर में लेटकर मत लिखा करो, लिखावट खराब होती है। तुम टेबल चेयर अर्थात टेबल चेयर पर बैठकर लिखा करो। हमारे गांव में तो किसी भी बच्चे के घर में पढ़ने के लिए टेबल चेयर नहीं है, हम लोग तो बोरा बिछा कर बैठते हैं। झिल्ली के गलत उच्चारण चेयर अर्थात चेयर को कान्हा हंसते हुए सुधरवाता। झिल्ली महारानी, चेयर नहीं चेयर बोलते हैं। झिल्ली हाथ जोड़कर सर झुका देती। भाईजान, तुम्हारे आगे आज से अपन इंग्लिश नहीं झाड़ेगा।
कान्हा हंस हंस कर उसके पीछे घूमता। झिल्ली महारानी प्लीज़ एक बार अच्छे से चेयर बोलो, चेयर चेयर। लड़की झुंझला जाती, रहने दे बाबा, हम तो अब हिंदी में कुत्सी ही बोलेंगे। कान्हा हंसते हंसते लौट जाता। झिल्ली महारानी कुर्सी नहीं कुर्सी बोलते हैं। झिल्ली रुआसी हो जाती। आंटी देखो भाईजान मेरा मजाक बना रहा है। कान्हा को जब जब झिल्ली पर बहुत प्यार आता तो लाड़ में उसे उसके स्कूल के नाम पुष्पा से पुकारता। नहीं मेरी पुष्पा, मैं तो तुझे ठीक ठीक प्रोनाउंस करना सिखा रहा हूँ। कान्हा के मुंह से पुष्पा सुनते ही झिल्ली का सारा गुस्सा काफूर हो जाता। अगले 1-2 घंटे के लिए फिर दोनों के बीच समंदर से गहरा प्रेम होता। जुल्लू के आते ही फिर कान्हा और जुल्लू एक साथ हो झिल्ली को छेड़ने लगते। एक दिन दोपहर में झिल्ली ने बताया कि जुल्लू को बाफा मतलब पिताजी को उड़िया में बाफा कहते हैं, हॉस्पिटल ले गए थे। उसके पैरों में सूजन है, डॉक्टर बोला है कि किडनी की कुछ बीमारी हो सकती है। किडनी की समस्या की भयावहता से अनजान झिल्ली इतनी बड़ी बात बहुत आसानी से बता रही थी, मानो सर्दी जुकाम हो। किडनी में समस्या की बुरी सूचना मिलते ही मेरे आगे झिल्ली की माँ और जुल्लू का मासूम चेहरा घूम गया। साइकिल चलाने निकले जुल्लू के लौटने में जरा सी भी देर होने पर भोली माँ अनहोनी की आशंका से रोने लगती थी। गांव में जुल्लू फ़ोन ना उठाए तो घबराहट में चौकीदारिन की तबीयत खराब हो जाती थी। गांव से आने वाली ट्रेन का टाइम होने के बाद जुल्लू और चौकीदार को घर पहुंचने में आधा घंटा भी लेट हो तो झिल्ली से बोलकर मुझसे रेलवे इंक्वायरी में फ़ोन करवाती। झिल्ली ने कई बार मुझसे शिकायत भी की थी कि माँ जुल्लू को ज़्यादा प्यार करती है। झिल्ली ने आगे कहा कि बाफा मतलब पिताजी ने जुल्लू की किडनी वाली दवाइयाँ नहीं खरीदी क्योंकि वो जुल्लू को झाड़ फूँक करवाने गाँव ले जा रहे हैं। इतना सुनते ही जुल्लू की बिगड़ती सेहत देखने में तुरंत उसके झोपड़े में पहुंची। चौकीदारन दीवार से टिकी मैली साड़ी के एक छोर से आंसू पोंछती जा रही थी। पस्त पड़ा जुल्लू झूल चुकी खाट से लेटा हुआ था। चौकीदार जुल्लू को गांव ले जाने के लिए एक पुराने झोले में कपड़े भर रहा था। मुझे देखते ही निढाल पड़ा जुल्लू कमजोरी के बावजूद किसी तरह उठकर बैठ गया। चौकीदारन सुबकने लगी, देखो ना आंटी, जुल्लू का तबीयत कितना ख़राब हो गया। बड़ी मुश्किल से चौकीदार को राज़ी किया कि जुल्लू को गांव ले जाने से तबीयत और बिगड़ेगी। मैं खुद जुल्लू का अच्छे से इलाज यहाँ करवाऊँगी। दूसरे दिन हम पति पत्नी जुल्लू को हॉस्पिटल ले गए। जुल्लू के अनेक टेस्ट के बाद खून में मामूली सा संक्रमण निकलने और किडनी पूरी तरह से सुरक्षित होने पर राहत की सांस ली। नियमित दवाइयाँ लेते हुए जुल्लू को 2-4 दिन में ही स्वस्थ होकर फिर झिल्ली को मारने सड़क पर दौड़ते देख चैन मिला। ये आज से सिर्फ 2 महीने पहले की बात है, जब एक दोपहर अचानक जुल्लू के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ अंदर कमरे तक सुनाई दी। जुल्लू को इस तरीके से पहले कभी रोते नहीं सुना था। घर के अंदर न आकर गेट के बाहर ही खड़ा रोता हुआ बदहवासी से झिल्ली को आवाज़ दे रहा था। उसका रुदन बेहद असामान्य और भयावह था। झिल्ली घबराई सरपट दौड़ते हुए बाहर निकली तो पता चला चौकीदार घर पर बेहोश हो गया है। मैं भी झिल्ली के पीछे 2-2 सीढ़ियाँ फांदती बाहर निकली। जुल्लू बावला हो चीख रहा था, आंटी पापा घर पर बेहोश पड़े हैं। संयोग ही था कि उस दिन मेरे पति घर पर ही थे। हड़बड़ी में हॉस्पिटल के लिए हमने तेज़ी से कार बाहर निकाली और चौकीदार को उठाने उनके झोपड़े में गए तो देखा कि वो अकड़ कर खड़ा हो चुका था। बेचारी चौकीदारिन का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। इस शोर शराबे से सड़क पर आते जाते लोगों ने भीड़ लगा दी। हमारे साथ साथ तमाशबीनों को भी समझ में आ रहा था कि बच्चों के पिता की सांसें टूटे काफ़ी देर हो चुकी है। लेकिन सीना छलनी करता संसार का ये सबसे कठोर सत्य पत्नी और बच्चों को कौन पाषाण हृदय कह सकता है। अब तो केवल चौकीदार का निर्जीव शरीर ही जमीन पर पड़ा था। जब कोई अपना काल कवलित हो तो आदमी सत्य को नहीं स्वीकारता। हम बाहरी थे इसलिए तुरंत स्वीकार कर लिया कि चौकीदार की मृत्यु हो चुकी है, मगर एक पत्नी को औपचारिक स्वीकृति के लिए डॉक्टर ही चाहिए था। चौकीदार मुझे देखते ही बुक्का फाड़ कर रोने लगी, आंटी हॉस्पिटल चलो, देखो झिल्ली के बाफा का तबीयत कितना ख़राब हो गया है। हाय रे औरत, अभी भी आस की एक कच्ची डोर थामे हुए थी। हम चाहते तो इस निष्प्राण शरीर के लिए सुविधाजनक एम्बुलेंस बुला सकते थे, मगर बिलखती चौकीदारिन की हॉस्पिटल पहुंचने की अधीरता देख कार में ले जाने का निर्णय लिया।
सब कुछ जानते समझते हुए भी पतिदेव ने अकड़े हुए मृत शरीर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए गोद में उठाकर गाड़ी में डाला। कार के पीछे की सीट में लंबे चौड़े चौकीदार की अकड़ी टांगें मुड़ नहीं रही थीं। कार का एक दरवाज़ा खुला ही था। इसी हालत में कार हॉस्पिटल की तरफ तेज गति से बढ़ने लगी। छाती चीरते खंजर सत्य को झुठलाते हुए चौकीदारिन और बच्चे रास्ते भर से सकते हुए प्रार्थना करते रहे। मैं किसी तरह अपनी रुलाई रोके 1000 बार बुदबुदा चुकी थी, हे भगवान, तूने क्या किया? हे ईश्वर, इन गरीबों के लिए इतना बेरहम हो गया। बदनसीब परिवार हॉस्पिटल में चमत्कार की उम्मीद में रुदन के उफान को बांधे स्ट्रेचर के साथ दौड़ रहा था। आखिर डॉक्टर ने अंतिम परिणाम की औपचारिकता पूरी कर दी। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि मृत्यु तो 2 घंटे पहले हो चुकी है। आशा का आखिरी आधार टूट चुका था। प्राण पंछी कभी न लौटने के लिए उड़ चुका था। इतनी देर से अनिश्चितता में डूबी उतराती चौकीदारिन कटे पेड़ से गिर पड़ी। अस्पताल के फर्श पर लोट लोट कर रोती झिल्ली, जुल्लू और माँ का क्या हाल था बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। याद नहीं कि वो लोग वहाँ कितनी देर बिलखते रहे। इंसान की औकात बस इतनी ही है कि सांसें थमी और आँखों के सामने की दुनिया खत्म। कल तक जिनके प्रेम में चौकीदार दिन रात एक किए था, आज उनके हृदय विदारक रुदन से बेअसर सफ़ेद चादर ओढ़े स्ट्रेचर पर पड़ा था। पता चला उस दिन चौकीदार की तबीयत सुबह से ही खराब थी और झिल्ली की माँ इलाज के लिए पैसे कमाने मजदूरी पर गई थी। मैंने झिल्ली से व्याकुलता में पूछा, पापा की तबीयत खराब थी, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई थी झिल्ली? भावहीन चेहरे से भीगी आंखें झुकाकर बोली, मेरा और भाई का तो खर्च उठाते हो और मैं आपको किस मुंह से बताती आंटी। सिर्फ पैसों के अभाव में परिवार का तंदुरुस्त मुखिया अपने हंसते खेलते कुटुंब को अधर में छोड़कर असमय ही चला गया। गरीबी और हादसे बच्चों को वक्त से पहले परिपक्व बना देते हैं। ये इन दोनों बच्चों को देखकर समझ आ रहा था। कितनी बड़ी विडंबना है कि शरीर के निष्प्राण होते ही, आंसुओं के नियंत्रण में आते ही फौरन क्रियाकर्म पर चर्चा होने लगती है। मुझे उनकी दीमक लगी खस्ता आर्थिक स्थिति का पूरा अंदाज था। उस दारुण क्रंदन के उफान के बह जाने के बाद की शांति में मैंने धीरे से पूछा, क्रियाकर्म शहर में करोगे या गांव में? झिल्ली की माँ के गांव ले जाने की इच्छा जानने के बाद उड़ीसा के लिए गाड़ी बुक कराई। रास्ते के लिए खाना पैक करा। सिसकती झिल्ली के हाथ में पैसे थमा। निर्जीव चौकीदार सहित रोते धोते परिवार को सीने पर पत्थर रखकर विदा किया। एक बात की फिर भी तसल्ली थी कि इसी शहर में रहने वाले झिल्ली के सगे चाचा चाची भी गाड़ी में उनके साथ गांव जा रहे थे। ये दंपति मतलब चाचा चाची भी इसी शहर में भवन निर्माण कंपनी में मजदूरी करते थे। गाड़ी में बैठते समय झिल्ली के चाचा को मैं लगातार निर्देश देती रही, रास्ते में सबका ध्यान रखना, सफ़र बहुत लंबा है, साथ रखा खाना सबको ज़रूर खिला देना, ये लोग रो रो कर अपनी तबीयत बिगाड़ लेंगे। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि कभी झिल्ली और जुलू दोनों फूल से बच्चों को कफन ओढ़े चौकीदार के साथ इस तरीके से विदा करूँगी। आंसू थम ही नहीं रहे थे। सुदूर देहात से आए अबोध बच्चे स्नेहिल पिता को और अभागी पत्नी सौभाग्य खोकर खाली हाथ लौट रही थी। आखिर धूल उड़ाती गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। मैं बिल्कुल उसी जगह उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी जहां पर चौकीदार को पहली बार देखा था। उनके जाने के बाद अचानक पूरा घर वीरान हो गया। मैं बालकनी में बैठी उनके टूटे दरवाजे में लगे ताले को भावशून्य निहारती रहती। कई बार सुबह उठकर लगता झिल्ली घर पर ही दूसरे कमरे में सो रही है। बाहर निकलूंगी तो रेत के ढेर पर बैठा चौकीदार हंसता हुआ कहेगा, आंटी झिल्ली को भेजना जरा। मुझे नहीं पता कि मुझे ज़्यादा रोना चौकीदार की अकाल मृत्यु पर था या झिल्ली से हमेशा के लिए अलग होने पर। कई बार ख्याल आता था कि अगर उस दिन हम शहर के बाहर होते तो इन तीनों को कौन संभालता, या झिल्ली मुझे अपने बाफा की तबीयत के बारे में पहले बताती तो हम चौकीदार को हॉस्पिटल ले जाते। शायद वो जिंदा होता और सब कुछ पहले जैसा होता। लगने लगा कि मैं झिल्ली के बिना कैसे जी पाऊंगी। कभी कभी ऐसा लगता कि झिल्ली अभी कमरे में कान्हा की शिकायत करती घुसेगी। उनके गांव जाने के बाद मैं फ़ोन पर लगातार झिल्ली और उसकी मां के संपर्क में रही।
चौकीदार की 13वीं में 20,000 रुपये खर्च हुए। उस परिवार के लिए 20,000 जुगाड़ने का अर्थ पहाड़ तोड़ना था। जिल्ली ने फ़ोन पर बताया, आंटी आपके दिए पैसे तो घर में 10 दिनों से जमा रिश्तेदारों को खिलाने और 10वें दिन की पूजा पाठ में ही खत्म हो गए। चौकीदार ने मजदूरी की बचत से जिल्ली की शादी के लिए किश्तों में कान के झुमके और पायल खरीदे थे। बेटी के लगन का श्रृंगार को बेचकर 13वीं का जुगाड़ हुआ। मुझसे मीलों दूर उड़ीसा के अनदेखे गांव के अनजान कच्चे घर से डूबी डूबी आवाज़ में जिल्ली ये सारी बातें मोबाइल पर सुनाकर रो रही थी। आंटी, गांव में तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए बाफा हमको लेकर शहर गए थे। अब हम लोग फिर से उसी अकाल वाले गांव में वापस आ गए। आंटी, अब हम लोग क्या करेंगे? मेरे और जिल्ली के मध्य चलते बेतार संवाद को मीलों दूर से भी संवेदनाओं की मजबूत डोर ने बांधा हुआ था। जिल्ली की लगातार हिचकियाँ सुन मैं अनवरत समझाती रही कि खुद को अकेला न समझे। जब सारे मेहमान लौट जाएं तो 13वीं के बाद शहर आ जाए, यहाँ अपने झोपड़े में न रहे बल्कि हमारे स्टाफ क्वार्टर में आ जाए। मैंने जिल्ली को सुझाया कि जिल्ली की माँ अपने पुराने साइट पर पूर्ववत काम कर सकती है। चौकीदारिन को जिल्ली की शादी का पूरा खर्च उठाने का आश्वासन दिया। मुझे ज्ञात था कि मेरी बातों से उसके पति वियोग का दुख तो कम नहीं होता, लेकिन मैं चाहती थी कि उसकी चिंता जरा सी कम हो जाए बस। चौकीदारिन ने 13वीं में पूरे गांव को भोजन कराने के लिए अपने छोटे से खेत को भी गिरवी रखा। जिंदा व्यक्ति की कद्र मृत्यु के बाद कितनी बढ़ जाती है। इन 13 दिनों में गहने बेचकर, खेत गिरवी रखकर जितना पैसा खर्च किया, उसके आधे खर्च में हुए इलाज से चौकीदार आज जीवित रह सकता था। गांव जाने के लगभग 20 दिनों बाद एक सुबह जिल्ली का फ़ोन आया। आंटी, मैं कल 11 बजे की ट्रेन से अकेली आ रही हूँ, आप मुझे लेने स्टेशन आ जाना। गांव का खेत माँ के नाम ट्रांसफ़र करने के लिए बाफा का मृत्यु प्रमाण पत्र शहर के हॉस्पिटल से ही बनेगा, क्योंकि बाफा को उसी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया था। जिल्ली मेरे साथ घर में फिर रहेगी। सोच लंबे समय की उदासी के बाद मन जरा सा खिल गया। उसके आने वाले दिन सुबह से घर में रौनक सी लगने लगी। फ्रिज में ढेर सारी खाने की चीज़ें भर लीं। जिल्ली को लेने वक्त पर स्टेशन पहुंच गई। एक झोला टांगे प्लेटफॉर्म में दूर से आती जिल्ली बहुत कमज़ोर लग रही थी। मुझे देखते चुपचाप लिपट गई। बहुत दुख झेल कर आई है मेरी बच्ची। हम दोनों की आंखों में पानी था। जिल्ली आज फिर उसी शहर में वापस थी। कान्हा स्कूल से आते ही घर में जिल्ली को देखकर उसे लिपट गया। जिल्ली, तूने आने में 20 डेज़ लगा दिए। भाईजान, घर से मेहमान नहीं लौटे थे तो कैसे आती? इस बार गांव से आई जिल्ली के व्यवहार में उदासी के साथ साथ एक परिपक्वता और ठहराव आ चुका था। कान्हा ज़बरदस्ती उसका हाथ खींच खींच गार्डन में बैडमिंटन खेलने ले गया। जब जुलू संग रहता था तब तीनों बच्चे क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करते थे। जिल्ली बेमन से बैडमिंटन रैकेट पकड़ी गार्डन से अपना ताला लगे घर की तरफ ताकती रहती, उस घर की ओर जहाँ से महज 20 दिन पहले उसके बाफा मुस्कुराते हुए बाहर निकलते थे, उस घर से जहाँ चूल्हे में रखे बर्तनों से सोंधा सोंधा धुआं निकलता था, जहाँ एक कुनबा दिन भर की थकान के बाद भी सांझ ढले मिल बैठकर हंसी ठिठोली करता। इस घर के भीतर वे खुशनुमा मंजर अब कभी नहीं दिखेंगे। चौकीदार का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से उस तारीख को डिस्चार्ज किए गए शवों के नाम से जिल्ली के बाफा का नाम मिलान करवाना था। चौकीदार का पोस्टमार्टम किया गया था क्योंकि उसे हॉस्पिटल मृत अवस्था में लाया गया था। पोस्टमार्टम कार्यालय के रजिस्टर के नाम, चौकीदार के आधार कार्ड और जिल्ली के स्कूल सर्टिफिकेट में पिता के नामों का मिलान कर हमें यहाँ पावती मिली। पोस्टमार्टम विभाग की सरकारी पावती को जन्म मृत्यु विभाग में जमा करने पर इस नाम के व्यक्ति के मृत होने की आधिकारिक घोषणा होती है। घर से 10 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल और कार्यालय के 6 या 7 चक्कर लगाने पड़े। अनेक कारण, कभी तो बाबू लंच टाइम के लिए गए हैं, 4 बजे के बाद मिलेंगे। अरे आप तो 4:15 बजे को आ रहे हैं, अभी 5 मिनट पहले घर के लिए निकल गए। ऐसा करिए कल 11 बजे आ जाइए। अरे आज तो बाबूजी छुट्टी पर हैं। एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए इतने चक्कर और घंटों का इंतज़ार कष्टप्रद था। रोज़ रोज़ इतनी दूर हॉस्पिटल आकर बिना काम हुए घर लौटने पर जिल्ली झेंपते हुए खेद प्रकट करने लगती। आंटी, मैंने यहाँ वाले चाचा को बोला कि चलो मेरे साथ हॉस्पिटल, तो बोलते हैं कि अपनी आंटी को ही ले जा, वो पढ़ी लिखी हैं। जिल्ली द्वारा दी जा रही इतनी सफाई से मैं द्रवित हो गई।
जन्म मृत्यु कार्यालय में एक बार फिर चौकीदार का आधार कार्ड खिड़की के छेद से आगे बढ़ाया। उस आधार कार्ड की तस्वीर में भी गरीब चौकीदार कितना प्रसन्नचित्त लग रहा था। कुछ दिनों पहले जिस आदमी को दिन रात मुस्कुराता देखती थी, आज उसी का आधार कार्ड पकड़े तेज बारिश में दवाइयों और गंदगी की खटास से भरे सरकारी अस्पताल के गलियारे में उसका ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने इस टेबल से उस टेबल घूम रही थी। झिल्ली शर्मिंदा थी। हॉस्पिटल में मेरे साथ साथ चलती सच्चाई सी बोलती, आंटी, मेरे कारण आपको रोज़ रोज़ इतनी दूर अपना काम छोड़कर आना पड़ रहा है। बाफा ऊपर से देखकर खुश होते होंगे कि मेरी बेटी अकेली नहीं है। मेरी खुशामद करती झिल्ली मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। जब तक इस शहर में घर के बाजू में ही उसका परिवार था, तब उसमें ये दीनता नहीं थी। मेरे साथ पूरे अधिकार और निडरता से लड़ती थी और यही अपनापन मुझे उससे जोड़े हुए था। अब की बार उसमें कृतज्ञता से उपजी दीनता आ गई थी। उसका इस तरीके से झुकना मेरे लिए बहुत पीड़ादायी था। आखिरकार मृत्यु प्रमाण पत्र पर सरकारी ठप्पा लगाकर खिड़की से बाहर निकले मेरे हाथ में थमा दिया गया। प्रमाण पत्र पढ़कर अजीब लग रहा था। चौकीदार को इस कागज़ में मृत घोषित किया जा रहा है। झिल्ली ने झोले में प्रमाण पत्र डालते हुए इत्मीनान से कहा, चलो आंटी, बहुत बड़ा काम हो गया। इसके बिना खेत माँ के नाम नहीं हो सकता था। माँ, जुलू या मैं, कोई भी ये काम नहीं करवा सकते थे। चौकीदार की मृत्यु पर सरकारी मोहर लगवाने के लिए हफ्तों की इतनी मशक्क़त लगी कि मृत्यु प्रमाण पत्र से दुख कम और उपलब्धि की संतुष्टि अधिक हो रही थी। ये हमारे सरकारी कार्यालयों की माया है कि वो परिजनों का दुख कम करने इस अपरोक्ष विधियों से सहायता करते हैं। प्राणों से अधिक प्रिय व्यक्ति को खोने के बाद भी जीवित लोगों को सांसारिक व्यवस्थाएं करनी ही होती हैं। अभी भी झिल्ली का एक दूसरा ज़रूरी काम करवाना बाकी था। इस अचानक हुए हादसे में चौकीदार और उसकी पत्नी की बकाया मजदूरी के पैसे ठेकेदार के पास ही जमा रह गए थे। ठेकेदार से मिलने वाले 5,000 रुपये की कीमत इस परिवार के लिए क्या मायने रखती है, मुझे मालूम था। झिल्ली को गांव से आकर मेरे पास रहते 15 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। इस बीच वो रोज़ हमारे घर से गांव में लगातार फ़ोन करके माँ और जुलू से बात करती। मैं उसको समझाती, झिल्ली, फ़ोन बिल का टेंशन ना ले, फ़ोन अनलिमिटेड फ्री है, घर पर देर तक बात कर लिया करे। वो माँ से फ़ोन पर उड़िया में घंटों बातें करती रहती। बीच बीच में गला रूंधने से देर तक मोबाइल पकड़े झिल्ली चुपचाप बैठी रहती। इस बीच झिल्ली को मैं शहर में जहाँ भी घुमाने ले गई, वो कार में बैठी रास्ते पर लगातार बाफा मतलब पापा की बातें करती रही। रास्ते में एक मंदिर देखते ही ज़ोर से चिल्लाई, देखो आंटी, आंटी देखो वो वाला मंदिर। बाफा में साइकिल में बैठाकर इस मंदिर में लाते थे। यहाँ गुरुवार को पूड़ी खीर का प्रसाद मिलता है। आंटी, अभी पीछे जो दुकान निकली ना, बाफा राशन लेने इसी दुकान पर आते थे। ये दुकानदार बहुत अच्छा है, राशन उधार भी देता है। आंटी, वो ठेला है ना, इधर जुलू और मैं एक बार गुपचुप खाने आए थे। मैं ड्राइव करती हुई उसकी बातें सुनती रहती। भरे गले से कहती, आंटी, कई बार लगता है कि कोई बुरा सपना बहुत लंबा चल रहा है। एक सुबह सुबह सोकर उठूंगी तो बाफा चूल्हे के पास आग तापते माँ से बात करते मिलेंगे। सब कुछ पहले सा हो जाएगा। हम लोग के साथ ही ऐसा क्यों हो गया आंटी? सब लोग तो जिंदा हैं आंटी। बाफा को ही यहाँ से जाना था। हम तीनों कैसे जिएंगे आंटी? हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा? इस सवाल का जवाब मेरे पास था, लेकिन दे नहीं सकती थी। अगर तुम गरीब ना होते तो तुम्हारे बाफा आज शायद जिंदा होते। इस बीच एक दिन हम उसके झोपड़े का ताला खोलकर अंदर गए। दुर्घटना के बाद आनन फानन में बंद हुआ किवाड़ आज पहली बार खुला था। मिट्टी का ये वही कच्चा कमरा था जिसकी दीवारों पर 7 साल तक एक हंसते खेलते परिवार की खिलखिलाहटें चिपकी हुई थीं। कुछ दिनों पहले इस कमरे को जिस अफरा तफरी में परिवार वाले छोड़ गए थे, सब कुछ अनछुआ वैसा ही पड़ा था। टेढ़े मेढ़े बर्तन में भात सड़ के सूख चुका था। टोकरे में रखी कच्ची सब्जियों की शक्ल पहचानना मुश्किल हो रहा था। घर वालों के मटमैले कपड़े रस्सी में टंगे थे। इन कपड़ों में उसके बाफा के पैंट शर्ट भी थे, या ये कहूँ कि मेरे ही पति के खारिज कपड़े यहाँ फिर से नए बने लटक रहे थे। धूल धूसरित कमरे में धूसर सड़ांध भरी हुई थी। खुशियों के इस खंडहर में झिल्ली को संभालना मुश्किल हो गया। पिता की मौत से उजाड़ हुए आशियाने में वापस आकर उसने फिर एक बार अपने जीवन भर के लिए हुई इस कमी को शिद्दत से महसूस किया। रोते रोते एक ही वाक्य लगातार बोले जा रही थी, देखो ना,
हम लोगों के साथ क्या हो गया आंटी? हम लोगों ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। इस झोपड़े में झिल्ली ने गांव ले जा सकने वाले सामानों को अलग गट्ठर करके तैयार किया और फिर से ताला लगाकर मेरे साथ लौट आई। इस बीच मैं घर से लगातार झिल्ली को समझाती रही, आखिर तू मेरे साथ 7 सालों से रह रही थी, तेरी शादी होने तक मेरे पास ही ठहर जा, माँ और जुल्लू को यहाँ बुला ले। पहले भी गांव में भूखों मरने के बाद ही तो तुम लोग शहर आए थे। अब वहाँ किसके सहारे रहोगे? हम और अंकल हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं दिल से कह रही हूँ कि तुम और जुल्लू अब हमारी जिम्मेदारी हो। 4 दिन गांव में रहते हो तो वो दुर्गति होती है कि लौटने पर पहचानना मुश्किल होता है। ज़िंदगी वहाँ बिना काम बिना पैसों के कैसे गुजरेगी? वो सब कुछ उदास मन से शांत सुन रही थी। एक बार गले लगकर फिर से बहुत देर तक रोती रही और मुझे भी गम में डुबाती रही। इस उम्र में पूरे परिवार के अंधेरे भविष्य की चिंता ने झिल्ली को खामोश कर दिया था। गांव में कोई रोजगार न होने के बावजूद चौकीदारिन बिना पति के शहर में रहने को तैयार नहीं थी। सीधी साधी ग्रामीण महिला पति के बिना भी अपने गांव के सामाजिक घेरे में स्वयं को सुरक्षित महसूस करती थी। शहर में गांव वाली सामाजिकता उसे कभी हासिल नहीं हो सकती थी। झिल्ली मेरे पास थी, जुल्लू और उसकी माँ गांव में। फ़ोन पर मैं चौकीदारिन को हौसला देती, शहर आ जाओ, यहाँ काम है, गांव में नहर नहीं है, बारिश नहीं हुई तो क्या खाओगे? ओफो, झिल्ली की माँ क्या बोल रही हो? गांव के लोग शहर में अकेली रह रही बहू को लांछन लगाते हैं तो लगाने दो, क्या गांव वाले तुम्हारे घर का राशन भरेंगे? झिल्ली को बकाया पैसे के लिए प्लाट के ठेकेदार ने 2-3 बार बैरंग लौटा दिया। अब की बार मैं बालकनी से लगातार ठेकेदार पर कड़ी नज़र जमाई थी। जल्दी ठेकेदार को समझ आ गया था कि मेरे रहते वो झिल्ली के पिता की मजदूरी नहीं दबा पाएगा। 1-2 बार टालने के बाद उसने झिल्ली के हाथ में गिनकर 5,000 रुपये रख दिए। साथ ही मेरी तरफ देख ऊंची आवाज़ में बोला, देख अब तेरा 1 भी रुपया मेरी साइड नहीं बनता। झिल्ली को कार में बैठाकर चौकीदारनी की मजदूरी वाले दूसरी साइड में 3,000 रुपये वसूलने गई। मैंने जानबूझकर कार ऐसी जगह पार्क की जहाँ से ठेकेदार मुझे देख पाए। झिल्ली कार से उतरकर अकेले पैसे मांगने गई। दूर से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दोनों में क्या बातें हो रही हैं। थोड़ी देर बाद झिल्ली मजदूरी के पैसे लेकर लौट आई। चौकीदार के मृत्यु प्रमाण पत्र और मजदूरी का तमाम बकाया मिलने के बाद इस शहर से झिल्ली की गरज का आखिरी संबंध भी समाप्त हो गया। झिल्ली के चाचा हमारे ही शहर में काफ़ी दूर एक घर में चौकीदारी करते थे। जिस दिन पूरे पैसे मिल गए उसी शाम में डायरी में कुछ लिख रही थी, तभी झिल्ली ने कमरे में आकर अपने चाचा चाची के पास 1 दिन के लिए छोड़ने का आग्रह किया। एक दिन चाचा के यहाँ रहने जाने के पीछे झिल्ली के तर्क बड़े व्यवहारिक थे। आंटी, ये चाचा चाची गांव में भी हमारी मदद करते हैं। हम लोग खेत जुताई के लिए मजदूर नहीं लगा सकते, इसलिए मिलकर बारी बारी से एक दूसरे का खेत जोतते हैं। चाचा बोलेंगे, झिल्ली 15 दिन से यहाँ आंटी के घर पर है और 1 दिन भी मिलने नहीं आई। चाचा कल गांव जाने वाले हैं तो पैसे और मृत्यु प्रमाण पत्र भी माँ को पहुँचा देंगे। झिल्ली के चाचा के घर निकलते वक्त कान्हा झिल्ली की बाहों में लटक गया। झिल्ली, क्यों जा रही है? तू तो अपने चाचा के साथ गांव में भी रहती है ना? झिल्ली ने कान्हा को दुलारते हुए लपेट लिया। भाईजान, उनके घर पर 1 दिन रुककर तेरे पास वापस आ जाऊंगी। आंटी मेरे को छोड़कर आएगी, तब तक तुम अपना होमवर्क पूरा कर लो। कान्हा ने झिल्ली को हंसते हंसते बाय किया। झिल्ली, मैं कुर्सी टेबल में बैठकर अपना होमवर्क कर लूँगा, तू कल आ जाना, फिर अपन लोग मॉल जाएंगे। धिन चक धिन चक। झिल्ली को चाचा के घर छोड़ते जाते वक्त पता नहीं अचानक मुझे रास्ते में क्या सूझा। एक दुकान पर कार रोककर उसे 4 जोड़ी कपड़े खरीदवाए। असल में वो मुझे पटियाला सलवार पहने देखकर अक्सर कहती थी, आंटी पटियाला सलवार के साथ लंबी बाह वाले कुर्ते बहुत सुंदर लगते हैं, इस बार दिवाली में आप मेरे लिए वही खरीदना। अब पिता की मृत्यु के बाद पहली दिवाली तो वो लोग नहीं मनाएंगे। वो उस उम्र में थी जहाँ लड़कियों को सुंदर कपड़े पहनना सबसे बड़ा शौक़ होता है। उसकी बुझी बुझी आँखों को चमकता देखने के लिए सलवार कमीज दिखाकर पूछा, देख झिल्ली, कौन सा अच्छा लग रहा है? आंटी, आपके पास तो ये कलर है, लाल वाला ज़्यादा सुंदर है। मैंने असल बात छिपाते हुए कहा, अरे मेरे लिए नहीं है, मेरी फ्रेंड तेरे जितनी ही पतली है उसके लिए लेना है। अगर झिल्ली को बता देती कि ख़रीदारी उसके लिए कर रही हूँ तो मना करती, इसलिए बिना बताए उसकी पसंद किए कपड़े काउंटर से ले आई।
रास्ते में बताया कि ये उसके लिए हैं। क्यों आंटी, क्यों इतना पैसा बर्बाद किए? कार चलाते हुए झिल्ली के दिशा निर्देश पर उसके चाचा के घर की अनजान कीचड़ भरी गलियों में मुड़ती गई। झिल्ली, तेरे चाचा तो बहुत दूर रहते हैं, तू इतने दूर, इनके घर इतनी दूर कब आई थी? आंटी बाफा साइकिल में 1-2 बार लाए थे। आखिरकार एक बड़े से निर्माणाधीन बंगले के सामने झिल्ली ने गाड़ी रुकवाई। बस आंटी, यहीं बस, मेरे चाचा यहीं चौकीदारी करते हैं। इस निर्माणाधीन वीरान अंधेरे मकान के आगे रेत का ढेर, सीमेंट गारा मिलाने वाली कुछ मशीनें, लोहे की रॉड पड़ी थी। नए मकान में भी बिजली फिटिंग नहीं हुई थी। मकान का ढांचा पूरी तरह बन चुका था। बारिश और अंधकार में भीगी ये सुनसान जगह बहुत भयावह लग रही थी। झिल्ली की सुरक्षा को लेकर मैं बहुत सतर्क थी। मैंने फिक्रमंदी से कहा, झिल्ली, जब तक मैं चाचा चाची को देख न लूँ तुझे यहाँ नहीं छोड़ूंगी। कार रुकने की आवाज़ से बंगले के किनारे बने झोपड़े से कमर में छोटा बच्चा टांगे, नाक के दोनों सिरों पर उड़िया नथ पहने दुबली पतली महिला बाहर निकली। झिल्ली को देखते बच्चा मचलता हुआ अपनी माँ की गोद से उतरकर झिल्ली की तरफ बाहें फैलाकर दौड़ा। झिल्ली ने उसे गोद में लेकर मेरी तरफ पलटते हुए परिचय कराया, ये चाचा का बेटा। मैं आश्वस्त होकर लौटने लगी तो झिल्ली छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए मुझे कार तक विदा करने आई। मैंने सीट पर बैठकर स्टीयरिंग थामे हुए पूछा, कल कितने बजे लेने आऊँ? इस पर वो बार बार कहती रही, आप लेने मत आना, मैं चाचा को छोड़ने के लिए बोल दूँगी। लौटते हुए मैं सोचने लगी, झिल्ली ने बार बार क्यों कहा कि मैं उसे लेने ना आऊँ? शायद उसे चाचा के घर 1-2 दिन रुकने का मन है और संकोच में वो बता नहीं पा रही है। झिल्ली का बात बात पर मेरी सुविधा का ख्याल करना शहर में विकल्पहीनता का परिणाम था या मेरे प्रति स्नेह, ये समझना दुष्कर था। झिल्ली को चाचा के यहाँ छोड़कर घर में घुसते उसके बिना खाली कमरे सूने और बहुत बड़े बड़े लग रहे थे। पिछले 15 दिनों से मैं फिर झिल्ली की उपस्थिति की अभ्यस्त हो चुकी थी। कई बार मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि झिल्ली से बेहतर मेरी मनस्थिति को कोई नहीं समझ पाया। आंटी, आप अभी कविता लिख कर आ रहे हो ना? मैं आश्चर्य में पड़ जाती। हाँ, पर तुझे कैसे मालूम हुआ? उसकी आवाज़ में नरमाई आ जाती। आप जब लिखकर कुछ आते हो तो आपकी आंखें पानी वाली और चेहरा लाल हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे रोकर आए हो। मैं खुद हैरत में थी। अच्छा, लिखते वक्त मेरे साथ ऐसा होता है। झिल्ली को चाचा के घर छोड़कर आए 1 दिन बीत गया। दूसरे दिन सुबह से कान्हा कई बार पूछ चुका था, मम्मा झिल्ली को लेने चलें? वो महारानी हम लोगों को मॉल के लिए स्लेट करवा देगी। बार बार झिल्ली को लाने की जिद पर मैंने झुंझलाते हुए कहा, कान्हा, मैंने बताया ना बेटा, उसके चाचा छोड़ देंगे साइकिल से। झिल्ली ने मुझे लेने आने को मना किया है। उसके मना करने के बाद तो मैं अब नहीं जाऊंगी। उसको हमारी याद आएगी तो फ़ोन कर लेगी। कान्हा ने मुंह फुलाकर चेतावनी दी, उसके कारण हम मॉल के लिए लेट हो रहे हैं, फिर आप गेमिंग जोन से जल्दी लौटने को नहीं बोलना। झिल्ली महारानी को तो चिंता ही नहीं रहती। आज इसको छोड़कर मॉल चलो अम्मा, फिर मैं उसे चढ़ाऊँगा। शाम तक हम माँ बेटा इंतज़ार करते रह गए, लेकिन चाचा ने झिल्ली को घर लाकर नहीं छोड़ा। मैंने उसके पिता के मोबाइल नंबर पर फ़ोन मिलाया जो अब झिल्ली के पास था। मेरे मोबाइल पर यह नंबर झिल्लीज़ फादर नाम से सुरक्षित था। लगातार कई बार फ़ोन किया मगर मोबाइल स्विच ऑफ था। मैंने सोचा चाची ने आने नहीं दिया होगा। उसी शाम 7 या 8 बजे गांव से मेरे मोबाइल पर झिल्ली से बात करने जुल्लू का फ़ोन आया। मैंने जुल्लू को बताया कि वो तो चाचा के घर गई है, तुम उसके मोबाइल पर कॉल कर लो। जुल्लू की आवाज़ में बहुत अधीरता थी। नहीं ओंती, अर्थात आंटी, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। मैंने जुल्लू को आश्वस्त किया। आज आने का बोलकर गई थी, मैंने भी फ़ोन लगाया था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। शायद कल मेरे पास आ जाएगी। जुल्लू ने थोड़ा दबाव बनाते हुए कहा, आंटी, आप अपना मोबाइल लेकर चाचा के घर जाकर झिल्ली से बात करवाइए ना। रात 8 बज चुके थे। चाचा का घर शहर से काफ़ी दूर था। जुल्लू चाचा के घर साइकिल चलाता हुआ जाता था, इसलिए उसे इस दूरी का ज्ञान भी नहीं था। उस वक्त तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने जुल्लू को अगली सुबह बात करवा देने की बात कही। तेज़ बारिश हो रही है बताने के बावजूद जुल्लू लगातार झिल्ली से बात करवा दीजिए की रट लगाए था। जब से झिल्ली गांव से आई थी, मैं रोज़ 1 घंटे फ़ोन पर उनकी बात करवा रही थी। झिल्ली कहीं संकोच में मुझे फ़ोन लगाने न बोल पाए, ये सोचकर मैं खुद होकर बोलती थी, झिल्ली बेटा, घर पर याद से फ़ोन कर लिया कर। मम्मी को बहुत अकेला लगता होगा बेटा।
जुलू तो लड़का है, बाहर खेलने निकल जाता है, तू मेरे साथ है। माँ घर पर तेरे बाफा को याद करती अकेला महसूस करती होगी। झिल्ली जब चाचा के घर से निकली उसके 5 मिनट पहले तक भी गांव में बात हुई थी। उस एक दिन जब वो मेरे साथ नहीं थी, 15 वर्षीय बित्ते भर के जुलू ने दवा बनाते हुए बड़ी बात कह दी। आंटी, कौन सा आपको बारिश में भीगते हुए जाना है? कार से तो जाते हो आंटी, चाचा के घर जाकर बात करवा दीजिए, बहुत ज़रूरी काम है। उसके तेवर देख कर मेरा पारा गर्म हो गया। मैंने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहा, देखती हूँ जा पाऊँगी या नहीं, बोलकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद भी मन बहुत विचलित था। न जाने गांव में इन गरीबों की ऐसी कौन सी बात है जो झिल्ली को ही बताना है। जुलू की बेअदब जिद पर क्रोध भी आ रहा था। मुझे पता था कि अगर मैं फ़ोन पर उनकी बात नहीं करवा पाई तो उनसे ज़्यादा मैं परेशान रहूँगी। झक मारकर कड़कती बिजली और बादल तोड़ बारिश में गाड़ी बाहर उन्हीं अंधेरी गलियों में दोबारा गई। रात की तेज़ बारिश में कार के शीशे पर नाचते वाइपर भी अंधकार भरे बाहरी दृश्य को स्पष्टता देने में असफल हो रहे थे। रास्ते के कई मोड़ पर भ्रमित हुई, ठिठकी और आखिरकार किसी तरह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। चाचा के निर्माणाधीन भवन के सामने कार रोकते ही बारिश से बचने के लिए सिर पर हाथ रख उस झोपड़े तक दौड़ते हुए पहुंची। दरवाजे पर झिल्ली झिल्ली सुन झोपड़े के बौने दरवाजे से एक मजदूर बाहर निकला। हम दोनों ने एक दूसरे को अनुमान से पहचान लिया। चाचा ने आंखों में अचरज भरकर कहा, झिल्ली तो आपके घोर गया है। मुझे ताज्जुब हुआ कि इतनी दूर रात के बरसते पानी में लड़की को अकेले पैदल कैसे भेज दिया। मैंने नाराज़ होकर पूछा, किस रास्ते से गई है, मुझे तो नहीं मिली। चाचा की आवाज़ में अब चिंता की झलक आ चुकी थी। अरे वो तो आज सुबह 6 बजे ही कान्हा के घर जा रहा हूँ बोल के निकला है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने उन्हें बताया, झिल्ली तो मेरे घर पहुँची ही नहीं। बातचीत सुनकर चाची भी जलता चूल्हा छोड़कर बाहर आ गई। चाचा से पता चला कि झिल्ली सुबह अपने कपड़ों का बैग लेकर हमारे घर के लिए निकली थी। एक पल को मन कांप गया कि रास्ते में उसके साथ कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, मगर झिल्ली की चाची ने मेरी शंकाओं को दूर कर दिया। झिल्ली ने चाची को बताया था कि कान्हा की मम्मी का फ़ोन आया है कि अगली गली में इंतज़ार कर रही है। अपने चाचा चाची को मेरे उस फ़ोन के बारे में कहा जो मैंने उसे किया ही नहीं था। तब समझ में आया कि वो योजनाबद्ध तरीके से झूठ बोलकर चाचा के घर से निकली है। एक पल जड़वत खड़े रहने के बाद मैंने झिल्ली के चाचा को कहा, उसकी माँ को गांव फ़ोन करके अभी कुछ मत कहना। झिल्ली मुझे बोलकर गई थी कि वो 2 दिन आपके घर पर रहेगी और फिर मेरे पास लौट आएगी। झिल्ली के दिमाग में है कि आंटी सोचे कि वो चाचा के घर पर है और चाचा निश्चिंत रहे कि वो कान्हा के घर पर है। इस तरह वो 2 दिन आराम से गायब रहकर कल तक लौटने की योजना में है। वो कल सुबह तक मेरे घर पक्का आ जाएगी, फिर उसकी खबर लेती हूँ। आप गांव फ़ोन करके मत बताइए, उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। अभी पति की मौत के आंसू सूखे नहीं हैं। मेरे चुप होते झिल्ली की चाची ने अपने पति से धीमी आवाज़ में कहा, वही लुढ़का के साथ भाग गया। रास्ते पर जहन में हजारों सवाल। जुलू ने झिल्ली से बात करवाने का इतना दबाव क्यों बनाया? क्या गांव में ही इन्हें झिल्ली के गायब होने के बाबत कोई भनक लग गई है और वो खबर की पुष्टि चाहता था? अब थोड़ी देर में फिर जुलू का फ़ोन आया तो मैं क्या जवाब दूंगी? झिल्ली अगर वापस नहीं लौटी तो उसकी माँ का क्या हाल होगा? झिल्ली हम सबको अंधेरे में रखकर किसी के साथ 2 दिन बिताना चाहती थी। शहर में तो किसी से कोई जान पहचान नहीं, फिर किसके साथ गई? क्या कोई गांव से हमारे शहर उससे मिलने आया है? फ़ोन पर घंटों उड़िया में जिससे बात करती है वो उसकी माँ ना होकर कोई और था। मैं घर पहुंचकर भी झिल्ली का नंबर लगातार लगाती रही। पूरी रात बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते गुजरी। झिल्ली अभी इस वक्त रात में किसके साथ होगी, यही सोच सोचकर गुस्से में सर फटने लगा। जो मैं नहीं सोचना चाहती थी, कल्पना में वो दृश्य बनने लगे। क्रोध और फिक्र के ज्वार चढ़ते ही जा रहे थे। आने दो, सुबह खबर लूँगी इसकी। लंपट लड़की कल मेरे पास सामान्य ढंग से इस तरह लौटेगी कि चाचा के घर से लौट कर आ रही है। पहले तो मैं अनजान बन के पूछूंगी, अच्छा चाचा ने 2 दिन रोक लिया तुझे? उसके हाँ कहते ही फिर अच्छी फटकार लगाऊंगी, बेशर्म लड़की। बाफा को गए महीना नहीं भरा और तुझे मटर गश्ती सूझ रही है। माँ और भाई गांव में सदमे से उभरे नहीं हैं और तू यहाँ आवारगी कर रही है। आधी रात जागते रहने के बाद फिर उसका मोबाइल ट्राई किया।
लेकिन उसे लताड़ने के मंसूबे धरे रह गए जब उसका फ़ोन के नॉट रीचेबल का मैसेज गुजराती भाषा में नॉट रीचेबल बताने लगा। मतलब अब वो यहाँ से बहुत दूर गुजरात पहुँच चुकी है। अब दिमाग फिर घूमने लगा, कहीं लड़की किसी गलत हाथ में तो नहीं पड़ गई। रात में जुलू ने झिल्ली से बात करने के लिए दोबारा फ़ोन नहीं किया था। इसका मतलब चाचा ने गांव में जुलू और उसकी माँ को झिल्ली की गुमशुदगी के विषय में बता दिया था। हे भगवान, उन दोनों पर क्या बीत रही होगी। झिल्ली की वापसी की सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी थीं। वो हमारी दुनिया से मीलों दूर जा चुकी थी। मेरी आंखों के आगे 2 दिन पहले का सारा घटनाक्रम एक चलचित्र सा घूमने लगा। कल क्या इसीलिए रसोई में झिल्ली ने कान्हा के पसंदीदा नमकीन बनाए? ले भाईजान, तेरे लिए महीने भर का नमकीन इस डिब्बे में रख रही हूँ। बाजार की चीज़ मत खाया कर भाई, पैसा भी जाता है और शरीर का नुकसान भी होता है। कल शाम जाने से पहले लॉन में से एक गुलाब तोड़कर मुझे दिया, मेरी प्यारी आंटी। मैंने कहा भी, अरे क्यों तोड़ दिया, फूल पेड़ पर ही अच्छे लगते हैं। आओ ना आंटी, ये टेबल पकड़ने लगो, सोफ़े की जगह बदल कर जाऊंगी। तेरे चाचा के घर जाने की ऐसी तैयारी कर रही है जैसे उधर से गांव निकलना है तुझे। ओफो, झिल्ली कान्हा की बुक्स निकाल कर ज़मीन पर क्यों फैला दी? आपको क्या करना है, आप जाओ ना यहाँ से, मैं भाईजान की अलमारी सजा रही हूँ। फिर बिना मेरी तरफ पलटे किताबों के पिरामिड बनाती हुई बोली, आज भाईजान का कमरा जमाऊंगी, कितना बिखरा देता है। घर से जाते वक्त सिर्फ झिल्ली जानती थी कि वो सदा के लिए जा रही है और हम अब कभी नहीं मिलेंगे। मेरा दिमाग झन्न कर रहा था। पूरा गुस्सा कपूर बन गया और बिछो तरल हो आंखों से टपकने लगा। कई बार लगा कि जैसे ये सब झूठ है। एक तनाव ये भी था कि शहर में झिल्ली मेरी जिम्मेदारी थी। मेरे घर से इस तरह गायब हो जाने पर उसका परिवार आशंकाओं से ग्रस्त मुझे सवालों के घेरे में खड़ा करता। क्या झिल्ली ने जानबूझकर भागने के लिए अपने चाचा का घर चुना ताकि उसके परिवार की तरफ से मुझे कोई परेशानी ना हो? उस अभागी माँ से फ़ोन कर बात करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, जिससे अपने पति को खोए महीना भर भी नहीं हुआ था और अब बेटी अपने हाल पर छोड़ गई। मेरी रहस्यमय उदासी यशोदा और गार्डन में काम करने वाली गीता के बीच सुखबुगाहट का विषय थी। झिल्ली का उन सबसे बिना विदा लिए यूं अचानक गायब हो जाना उनको हजम नहीं हो रहा था। यशोदा ने संशय भरी आवाज़ में पूछा, दीदी जी, झिल्ली ने कल तो कहा था कि अपने चाचा के घर जाना है उसे, उधर से उधर कैसे निकल गई? ना आपको बताया ना मुझे, कम से कम आपको तो बताकर जाना चाहिए। पिछले 20 दिन से उसके काम करवाने आप कितनी भाग दौड़ किए। काम खत्म तो रिश्ता खत्म। पहले तो जब भी गांव जाना होता था तो 15 दिन पहले से बताती थी। इस बार झूठ बोलकर गांव जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? झिल्ली को कोसने का यशोदा को अच्छा सुअवसर हाथ लगा। वो अनपढ़ जरूर थी, लेकिन चेहरे के मनोभाव का व्याकरण पढ़ना जानती थी। मेरे चेहरे पर अवसाद की खामोशी बखूबी समझ रही थी। मुझे कुरेदने के फेर में कमरे में झाड़ू लगाती लगातार प्रश्न कर रही थी, झिल्ली अपना पूरा कपड़ा ले गई ना दीदी? उसको मालूम था दीदी कि चाचा के घर से आपके घर नहीं लौटना है। अब कितना बुरा लग रहा है मुझे आपके लिए। उड़ीसा साइड दिन भर में 2 ट्रेनें जाती हैं। वो आपके घर से कितने बजे गई? लाओ फ़ोन लगाओ तो मैं उसे अच्छे से डांटती हूँ। यशोदा की चालाकियाँ मेरी समझ में आ रही थी। तो क्या यशोदा को भी झिल्ली के किसी प्रेम प्रकरण की भनक थी? बेटे ने स्कूल से लौटते ही आदेश सुनाया, मम्मा, झिल्ली को उसके चाचा के घर से ले आओ। महारानी जी वहाँ ओडिया में बातें करती बैठी होंगी। ये नहीं कि घर आ जाओ, मेरा भाईजान वेट कर रहा होगा। गांव में फ़ोन लगाकर चौकीदारी से बात करके ही मेरी बेचैनियों को आराम मिल सकता था, मगर गांव फ़ोन करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मगर उस भाग्यहीन परिवार की सुध भी लेनी थी। शाम होने पर बेवजह ही फिर उसके चाचा के घर के लिए निकली, सिर्फ ये जानने के लिए कि झिल्ली की माँ से उनकी क्या बात हुई। वहाँ जाकर पता चला कि गांव का ही झिल्ली का हम उम्र लड़का अहमदाबाद में मजदूरी करता है। झिल्ली उसके साथ ही चली गई। झिल्ली की चाची सर झुकाकर बोली, गांव में भूखे मरने से लड़की को डोर गया। उसका माँ के पास शादी करवाने को पैसा भी नहीं था मैडम। वो बच्चा लोगों को लेकर शहर में काम करने को भी तैयार नहीं था। बाप जिंदा होता तो झिल्ली ये गंदा काम करने का हिम्मत नहीं करता। उसका माँ तो रू रू के पागल हो रहा है। जुलू बहुत गाली दे रहा है बहन को, मिलेगा कहीं तो जान से ख़त्म कर दूंगा बोलता है। ये कठोर बातें और कुछ भी नहीं थी सिवाय प्रलाप से मिलने वाली राहत, बातों की जुगाली और मन की भड़ास के।
मैं खाली मन और थके तन से लौट आई। सड़क के सन्नाटों में झिल्ली की अनुपस्थिति की झंकार गूंज रही थी। भाई भाई करते कमरे में उसकी सजाई चीज़ें एक अपनी ही छुअन को याद कर रहे थे। 4 दिन पहले मेरी जरीदार भारी साड़ियों को कीड़ों से बचाने के लिए गोलियां डालते हुए उसने कहा था, झिल्ली ये सब साड़ियाँ तेरी शादी तक संभाल कर रखनी हैं, दहेज में लेकर जाना है सब। मन को बारहा समझाया, झिल्ली जा चुकी है। पिता की मृत्यु के बाद भी झिल्ली एक बार चली गई थी, लेकिन उसमें फ़र्क था। मैं उसके जाने के बाद भी फ़ोन से रोज़ाना संपर्क में थी। इस बार वो हम सबको छोड़ के गई थी, धोखा देकर गई थी। जब मेरी व्याकुलता का यह हाल है तो गांव में माँ बेटे पर क्या बीत रही होगी। साहस बटोर कर 1 सप्ताह बाद गांव के नंबर पर फ़ोन लगाया। मेरी आवाज़ सुनते ही झिल्ली की माँ की हिचकियाँ बंद ही नहीं हो रही थीं। फ़ोन पर आज वो 2 महिलाएं थीं जिनसे झिल्ली अपने जीवन में सबसे ज़्यादा जुड़ी थी। झिल्ली की माँ से फ़ोन पर बात हुई। लंबी बातचीत का जो सार निकला वो कुछ इस तरह था कि झिल्ली और वो लड़का फ़ोन पर लगातार संपर्क में थे। वो लड़का अहमदाबाद से जब जब गांव आता था, झिल्ली भी उसी तय समय पर गांव जाती थी। झिल्ली की माँ ने रोते हुए बताया कि गांव वालों के अपमान के डर से वो तालाब में नहाने भी नहीं जा रही थी। पिछले 6 दिनों से अपने एक कमरे के घर के दरवाजे तक भी ना निकली थी। 15 साल का जुल्लू अकेले झिल्ली द्वारा किए जाने वाले सारे घरेलू काम जैसे पानी भरना, तालाब में कपड़े धोना, गोबर लीपना, चूल्हे पर खाना पकाने के साथ साथ बीमार चौकीदारिन की देखभाल भी कर रहा था। सुबह जल्दी उठकर दोपहर 11 बजे तक सारे काम खत्म कर साइकिल से दूसरे गांव स्कूल जाता था। झिल्ली इस साल 18 की हो चुकी थी, इसलिए कानूनी केस नहीं बन सकता था। मैं झिल्ली के माँ को क्या बोल संवेदना जताऊँ, समझ नहीं आ रहा था। जुलू सब संभाल लेगा, चिंता मत करो झिल्ली की मम्मी, जाने दो, झिल्ली के सुख में ही खुशी है। आखिर आपको उसकी शादी की चिंता थी ना, बोल रहे थे ना, बिना बाप की लड़की से कौन शादी करेगा। उसके सामने ही तो बोलते थे ना आप, जिसका बाप नहीं उस लड़की के रिश्ते में मुश्किल आती है। आप ये सोच लो कि झिल्ली उस लड़के के साथ खुश तो रहेगी। झिल्ली की माँ लगातार रोती जाती। मैं बड़ी बेटी के ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। झिल्ली को अपने पापा के मरने का इंतज़ार था क्या आंटी। झिल्ली के चाचा लू और जुलू उस लड़के के माँ बाप से खूब लड़कर आए हैं। मेरा आदमी ख़त्म हो गया, लड़की भाग गया, तब भी हमको मौत नहीं आती आंटी। जुलू खेलने के उम्र में घर संभाल रहा है। अनवरत हिचकियों के बीच चौकीदारिन ने बताया कि उस लड़के का घर गांव में झिल्ली के घर के ठीक सामने ही था। झिल्ली के घर छोड़कर जाने के बाद दोनों परिवारों में हुआ झगड़ा बेहद तनावपूर्ण और खौफनाक था। 16 साल के जुलू और झिल्ली के चाचा की उस लड़के के परिवार वालों से हाथापाई हुई थी। झिल्ली की माँ कभी रोती, कभी घटनाओं का ब्यौरा देती। आंटी, जुलू को मार तो नहीं डालेगा वो लोग। गांव में सूखा पड़ा तो हमारा भी आदमी फांसी मत लगा ले, बोलकर कमाने शहर गया। उधर भी जाकर आखिर मरा ना आंटी। गरीब को बिना मौत मरना ही है। आज जुलू का बाफा जिंदा होता तो झिल्ली हमारा नाक नहीं कटवा पाता आंटी। अभी हम लोगों को भी मर जाना चाहिए। जुलू अकेला कैसे खेती संभालेगा। बिन बाप का मेरा बच्चा कहाँ जाएगा आंटी। मुझे अजीब लग रहा था कि झिल्ली अब हम में से किसी के जीवन में नहीं थी। जुलू को यकीन था कि वो आवारा लड़का झिल्ली को धोखा देगा और हताश झिल्ली सहायता के लिए मेरे पास ही लौटेगी। उसने अपनी माँ के हाथ से फ़ोन ले उत्तेजना में उससे कहा था, आंटी आप झिल्ली को घर में घुसने मत देना, आएगा तो चप्पल से खूब पिटाई करना। अपमान और धोखे से उपजी पीड़ा और आक्रोश को मैं समझ रही थी। झिल्ली बालिग हो चुकी थी, अपने जीवन के फैसले लेने का उसे कानूनी अधिकार था। शादी करना कोई गुनाह नहीं है, ये सारे तर्क दिमाग समझता है, लेकिन दिल रिश्तों में दगा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। झिल्ली के नज़रिए से देखने पर समझ आता है कि हम में से किसी को भी अगर भनक होती तो शायद हम सभी उसके इस फैसले का विरोध करते। मैं शायद उसे परिवार को विश्वास में लेने की सलाह देती और शायद उसके परिवार को सूचित भी कर देती या स्वयं उन्हें इस शादी के लिए राजी करने की कोशिश करती। ये सब मेरी शहरी बुद्धि के तर्क थे। झिल्ली को भान था कि गांव में समगोत्री शादी के लिए परिवार को सहमत करना असंभव है। यशोदा के लिए अब झिल्ली की अनुपस्थिति और मेरी मायूसी पर से रहस्य के बादल पूरी तरह छट गए। हमारे शहर में ही रह रही झिल्ली की चाची और यशोदा के किसी उड़िया परिवार में नवजात के छठी के कार्यक्रम में मुलाकात हो गई।
यशोदा ने अपने पुलक को नियंत्रण में रखते हुए मुझसे शिकायत की, क्या दीदी, झिल्ली किसी लड़के के साथ भाग गई? बता देते तो मैं उसको बदनाम करती क्या? आपको मुझ पर भरोसा नहीं था क्या? झिल्ली के लिए भाग गई जैसा सस्ता शब्द बहुत बुरा लगा। खून का घूंट पीकर चुप रहने का वक्त था। यशोदा को आज वो अवसर मिला जब मुझसे सहानुभूति की आड़ में वो खुलकर अपनी भड़ास निकाल सकती थी। ऐसा नहीं करना था दीदी उसको। आप लोगों को कितना भरोसा था उस पर, बेटी जैसे रखे थे। एक पल को ख्याल नहीं आया मेरी आंटी करती थी। दिखा दी ना अपनी औकात। आपके घर जैसा पहनना ओढ़ना खाना पीना तो नहीं मिलने वाला। आपको उस पर विश्वास नहीं करना था दीदी। आपके घर से कुछ चोरी तो नहीं करके भागी? अब मेरा धैर्य जवाब दे चुका था। यशोदा वो चली गई इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर है। जाने से पहले वो घर के कोने कोने को सजा कर गई है। मुझे बताकर जाती तो क्या मैं उसे जाने देती? यशोदा को निंदा रस का सुख न मिला। धीरे धीरे दिनचर्या झिल्ली के बिना पटरी पर आना सीख रही थी। कितनी बार लगता था कि अभी कमरे में मटकती हुई घुसेगी किसी नए खुलासे के साथ। कई बार आभास हुआ जैसे बाजू वाले कमरे में टीवी देख रही है या नीचे कान्हा के साथ खेल रही है। कान्हा को किसी तरह समझाया कि उसके स्कूल से फ़ोन आया था, इसलिए उसे बिना मिले ही जाना पड़ा। 15 या 20 दिनों बाद गांव से जुल्लू का फ़ोन आया। उनती अर्थात आंटी, मेरी साइकिल आप लोगों के घर पर है ना? मैंने उसके पिता की साइकिल हिफाजत से पीछे के आंगन में रखवा दी थी। मुझे उस परिवार के लिए एक साइकिल की कीमत पता थी। शहर में एक पुरानी साइकिल तलाशने में उसके पिता को 4 माह लगे थे। जुल्लू को साइकिल गांव ले जाना था। मैंने फ़ोन पर जुल्लू से पूछा, पैसों की ज़रूरत हो तो मैं चाचा के हाथ भिजवा दूँ? जुल्लू ने कहा कि वो सप्ताह भर के भीतर ही शहर मेरे पास पैसे और साइकिल लेने आएगा। जुल्लू से पता चला कि चौकीदारिन ने रो रो कर तबीयत खराब कर ली है। झिल्ली के चले जाने के बाद चौकीदारिन 2 बार टिटलागढ़ के अस्पताल में भर्ती भी हुई थी। चौकीदारिन पहले से ही शरीर और मन से बहुत कमज़ोर औरत थी। उस पर हादसों ने उसे भावनात्मक और शारीरिक रूप से तोड़ कर रख दिया था। जुल्लू ने फ़ोन माँ को पकड़ा दिया। आंटी, कान्हा के पापा झिल्ली के लिए क्या बोलते हैं? हमको तो बहुत शर्म आता है। आप लोग अपने बच्चे से बढ़ा कर रखें। आप लोगों को भी धोखा देकर भाग गया। चौकीदारिन बातें कम करती है और रोती ज़्यादा थी। माँ बेटे दयनीय और कठिन परिस्थितियों में मजबूती से एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। घोर निराशा के दौर में आत्मीय संबंध और गहरे हो जाते हैं। जुल्लू और मेरी फ़ोन पर अब जिस निकटता से बात हो रही थी ऐसे पहले कभी नहीं हुई थी। इतना छोटा सा जुल्लू आज एक मुखिया की तरह घर के निर्णय लेने पर मजबूर था और मुझसे हर बात कर शायद एक अभिभावक या हितैषी की कमी पूरी कर रहा था। मैं मन में ठान चुकी थी कि इस बार जुल्लू का अकाउंट खुलवाकर कम से कम उसके 18 साल होने तक हर माह कुछ पैसा ऑनलाइन भिजवाया करूँगी। जुल्लू कान्हा से 5 साल बड़ा था, लेकिन गरीबी में पला बढ़ा डील डॉल में कान्हा से 1-2 साल ही ज़्यादा लगता। हमारी घर से सारी पुरानी टी शर्ट्स उठा ले जाता। वैसे भी दरिद्रता कपड़ों के मीडियम एक्सेल या डबल एक्सेल साइज़ नहीं जानती। मुझे याद है कि दिवाली से पहले मैंने जुल्लू से पूछा, तुम्हें दिवाली गिफ्ट क्या चाहिए जुल्लू? आशा थी कि कपड़े पटाखे या कोई खिलौने वाली गन ही मांगेगा। जुल्लू ने मच्छरदानी मांगी। उसके जवाब से मैं बहुत देर तक खामोश सोचती रही, क्या कान्हा कभी दिवाली उपहार में मच्छरदानी मांग सकता है? एक बार बातों बातों में झिल्ली ने बताया कि साइकिल से दूसरे गांव स्कूल जाते वक्त बारिश में दोनों बच्चे भीग जाते हैं। झिल्ली से जानने के बाद मैंने चौकीदार के हाथ रेनकोट भिजवाया था। गांव से जुल्लू का चहकता फ़ोन आया, ओंती, गांव का सोब लुरका लोग मेरे से जलने लगा है, रेनकोट पहन के जाता हूँ ना। इस उम्र में इन बच्चों को ज़िंदगी से एक बड़ी सीख मिल रही थी कि शौक़ से बड़ी ज़रूरतें हैं, खिलौनों से कीमती रोटियां हैं। मैंने गौर किया कि झिल्ली के जाने के बाद जुल्लू की बातचीत और लहजे में एक ठहराव आ गया है। बीमार माँ की लाचारी देख इस किशोर बच्चे ने अपना दायित्व तो भली भांति समझ लिया था। उम्मीद कर रही थी कि जीवन से इतने कठोर अनुभव लेने के बाद जवान होता जुल्लू माँ को परिपक्वता से संभालने में समर्थ हो जाएगा। बीमार चौकीदारिन भी एकमात्र आधार जुल्लू में सांस की डोर फांसे शापित जिंदगी घसीट रही थी। उस दिन मैं कहीं बाहर निकलने की तैयारी में ज़रा हड़बड़ी से तैयार हो रही थी। तभी मेरे मोबाइल पर झिल्ली के गांव वाले मोबाइल नंबर से घंटी बजने लगी।
स्क्रीन पर झिल्ली उड़ीसा लिखा दिखने लगा। मुझे लगा आज जुलू गांव से मेरे पास आने के लिए निकल रहा है। ट्रेन का समय बताने के लिए फ़ोन लगाया होगा। फ़ोन उठाने पर दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज़ थी। उसने अपना परिचय झिल्ली की बड़ी बहन के रूप में दिया। आंटी, मैं गांव से झिल्ली का बड़ी बहन बोल रही हूँ। जुलू रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। कब? कैसे? मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि बेटा दूसरे कमरे से दौड़ा आया। जुलू माँ को दोपहर का खाना और दवा देकर परीक्षा देने स्कूल के लिए निकला था। दूसरे गांव जाते हुए हाईवे पर पीछे से टेम्पो ने जुलू को ठोकर मार दिया। मस्तक के ऊपर से गाड़ी पूरा निकल गया। चेहरा भी नहीं बचा आंटी, और जुलू सड़क पर ही शांत हो गया। उसके बाद वो लड़की रोती हुई और भी कुछ कुछ बोल रही थी। मेरे दिमाग में जैसे हजारों हथौड़े चल रहे थे। कलेजा मुंह को आ गया। पूरा शरीर थरथराने लगा। धड़कन इतनी तेज जैसे हृदय फट जाएगा। जांघों पर चींटियां सी रेंगने लगीं। आंखों के आगे अंधेरा लगने लगा। ईश्वर से विश्वास उठ गया। माँ का अपने बच्चे का क्षत विक्षत शव देखने के बाद क्या हाल हुआ होगा, सोचकर आत्मा कांप गई। जुलू का मुस्कुराता चेहरा आंखों के आगे झूलने लगा। सपनीली हल्की भूरी आंखों वाला जुलू चौकों और छक्कों पर चीखता, बैडमिंटन की कॉर्क मारने के लिए पूरी ताकत से होठों को भींच कर उछलता, बैटिंग की जिद पर अकड़कर बॉल लॉन में फेंक कर बाहर निकल जाता, सामने सड़क पर एक हाथ छोड़कर साइकिल चलाता। मैं बुद्ध बनी फ़ोन पकड़कर खड़ी थी। झिल्ली की बहन ने रोते रोते कहा, माँ बोली कि झिल्ली की औंती को फ़ोन करके बता दो। उस अनदेखी लड़की के रुदन ने मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगा दी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि चौकीदारिन से बात करूं। अपने खून से सींचकर नन्हे से बच्चे को पल पल बढ़ता देखने का एहसास एक माँ ही जानती है। स्तनपान कराते समय शिशु और माँ की आंखों का मूक संवाद दुनिया का सबसे अधिक आत्मिक, संवेदनात्मक और स्नेहिल वार्तालाप है। बच्चे को साल दर साल बढ़ते देखना, आलिंगन में भींच लेना, उसकी शरारतों को आंखों में भरना कितना सुखद है। एक धम्म की आवाज़ से भयभीत माँ किस आशंका से दौड़ती है कि यह हर जननी समझती है, लेकिन अपने बच्चे की सुरक्षा से जुड़ी उस अशुभ संभावनाओं को मुंह से नहीं बोलती। आज जुलू ने अपनी माँ को किसी भी अनहोनी के भय से निरापद कर दिया। मुझे नहीं पता कि चौकीदारिन के शरीर में प्रलाप की शक्ति भी थी या नहीं। मैंने झिल्ली की विवाहिता बहन से पूछा, माँ कैसी है? उसने जानकारी दी कि जब से जुलू गया 4 दिन हो गए, अन्न का एक दाना उसके मुंह में नहीं गया। 24 घंटों में से 20 घंटे बेसुध है। मैंने चौकीदारिन से बात नहीं की क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं थे जिसमें मैं उसे संवेदना जता पाऊँ। मैं सिर्फ उसको रोटी, कपड़ा और मकान दे सकती थी, लेकिन उसका खोया संसार नहीं। झिल्ली की कही एक बात याद आने लगी। आंटी, मेरे पापा क्यों मरे? क्योंकि हमारे पास दवाई खरीदने को पैसा नहीं था। अगर हम लोगों की खेती ठीक ठाक हो रही होती तो हम लोग उधर ही रहते। गांव में 12 तक स्कूल होता तो गांव की कई लड़कियों की पढ़ाई न छूटती। आज लग रहा है कि गांव में 12 तक स्कूल होता तो जुलू को हाईवे पर साइकिल चलाते दूसरे गांव नहीं जाना पड़ता और वो भी जीवित होता। इन दुर्घटनाओं का एक तर्क ये भी हो सकता है कि जिसकी मृत्यु जब लिखी है तब होकर ही रहेगी। लेकिन मैं भी इतना जानती हूँ कि एक गरीब ही दवा के अभाव में मरता है और एक निर्धन के ही कलेजे का टुकड़ा कई किलोमीटर दूर हाईवे पे साइकिल चलाता हुआ स्कूल जाता है। गरीबों को सर से ऊपर लटकती तलवारों के नीचे ही तमाम उम्र गुजारनी है। मुझे मालूम है कि झिल्ली कितनी भी परेशानी में हो, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से मेरे पास वापस लौटकर नहीं आएगी। इसी ज़मीन पर रहते हुए मैं अब ज़िंदगी में कभी झिल्ली से नहीं मिल पाऊँगी। और जुलू ने तो सारी संभावना ही ख़त्म कर दी। ईश्वर एक बच्चे के साथ इतना क्रूर कैसे हो सकता है? भगवान एक विधवा के साथ इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? कान्हा अकेले बैठ दीवार के सहारे टिकी जुलू की साइकिल के पैडल हाथ से घुमाता रहता है। अभी आप सुन रहे थे मधु चतुर्वेदी की लिखी हुई उपन्यासिका मेरी झिल्ली। गरीबी, अभाव और सुविधाओं रहित जीवन से जूझते हुए जीने को मजबूर एक साधन विहीन परिवार की कहानी। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा से।